अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है? 4, 16, 20, 32। ये टेट एग्जाम 2024 में आया हुआ प्रश्न है कि अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती। तो मनुष्यों में प्राथमिक या अस्थाई दांतों को प्राथमिक भी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान देना। अस्थाई दांतों को प्राथमिक भी बोला जाता है। तो प्राथमिक या अस्थाई दांतों अर्थात दूध के दांत की कुल संख्या 20 होती है। 6 महीने की उम्र से निकलना शुरू होता है और 6 से 12 वर्ष की आयु में के बीच धीरे धीरे गिरकर स्थायी दांत 32 दांत द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो कब से गिरता है? 6 से लेकर 12 वर्ष इन दोनों दूध के दांत गिरते हैं। अस्थाई दांत, प्राथमिक दांत गिरते हैं, फिर पूरे दांत 32 दांत होते हैं 12 वर्ष के बाद। तो दांतों से प्रश्न आता है, तो आप सभी लोगों को ध्यान देना, समझना है। अब देखते हैं आपका प्यारा सा प्रश्न, दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिशु जन्म की समान प्रक्रिया है? समय से पहले जन्म, मरे बच्चे का जन्म, उल्टे बच्चे का जन्म, या बच्चे का सिर पहले दिखाई देना। सभी लोग बताइएगा, मेरी सभी माताएं, बहनें, सिस्टर एंड टीचर, सभी लोग इतना जानते होंगे शिशु से संबंधित प्रश्न आता है, शिशु जन्म से संबंधित थोड़ा बहुत तो नॉलेज रखते हैं। तो सभी सिस्टर ध्यान दीजिएगा कि शिशु जन्म की समान प्रक्रिया, चाइल्ड जो बर्थ होता है, प्रसव की सबसे समान और सुरक्षित प्राकृतिक प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। हमने बताया था, क्या बोला जाता है? वर्टेक्स बोला जाता है। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, जिसमें बच्चे का सिर सबसे पहले जन्मनाल में प्रवेश करता है। तो बच्चे का सिर पहले दिखाई देना, इसे हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तीसरा प्रश्न सभी कमेंट कीजिएगा, सभी ब्रदर, सिस्टर, टीचर्स जिनका सपना है टेट एग्जाम को फतेह करना। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। आप सभी के माता पिता को प्रणाम, नमस्कार और नमन करते हैं। साथियों, भ्रूण को माँ के गर्भाशय से कौन जोड़ता है? गर्भनाल, अपरा, त्वचा, डिंब वाहिनी नलिका, सभी बताइए। तो मेरे शिक्षक बंधु, आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग, कि गर्भनाल को माँ के गर्भाशय से जोड़ने वाला जो होता है वह गर्भनाल होता है। भ्रूण को माँ के गर्भाशय से कौन जोड़ता है? गर्भनाल जोड़ता है। अम्बिलिकल कार्ड, इसको क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल कार्ड भ्रूण को माँ के प्लेसेंटा अर्थात अपरा और गर्भाशय से जोड़ता है। इसके माध्यम से ही बच्चे को ऑक्सीजन, पोषण प्राप्त होता है और अपशिष्ट पदार्थ जो बाहर निकलता है। तो जो भ्रूण होता है ये कार्ड गर्भनाल किससे जोड़ता है? अपरा से, प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, सभी लोग समझ गए? आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किसके अनुसार बुद्धि सीखने की क्षमता है? स्टेटमेंट पूछा जाता है, तो कई बार पूछा गया है और आपको पता होगा कि बकिंघम ने कहा है, मनोवैज्ञानिक बकिंघम के अनुसार बुद्धि सीखने की योग्यता या क्षमता है। यह मनोवैज्ञानिक में बुद्धि की एक प्रसिद्ध परिभाषा है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है और आपको नॉलेज में होना चाहिए। हर प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए, जितना ज़्यादा आप लोग बेहतर जवाब देंगे, आंसर देंगे, कमेंटेड बनेंगे, आपकी तैयारी और बेहतर होने वाली है, आपकी तैयारी और भी निखरने वाली। बकिंघम से आएगा, टर्मन का स्टेटमेंट, गैरेट हो गया, वेचलर हो गया, इन सारे के स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, परिभाषाएं पूछी जाती हैं और हमें इनको पढ़ना है। जितना ज़्यादा बेहतर पढ़ेंगे उतना सभी लोगों को बेहतर हो। टर्मन की परिभाषा अक्सर पूछी जाती है कि बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की क्षमता। अगर प्रश्न आ जाए कि बुद्धि जो होती है वह आपके अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की क्षमता है, तो टर्मन की परिभाषा। गैरेट ने क्या कहा? इन्होंने बुद्धि को उन समस्याओं को हल करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जिनमें प्रतीकों का उपयोग हो। अगर प्रतीकों शब्द आ रहा है तो समझिए गैरेट की परिभाषा है इसका, अगर प्रतीक या प्रतीकों शब्द का है। वेचलेसर के अनुसार बुद्धि व्यक्ति की एक वैश्विक क्षमता है जिसके द्वारा वह उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, विवेकपूर्ण सोचता है। वैश्विक शब्द आए तो वेचलर, वास्य वेचलर और वास्य वैश्विक, तो शब्दों का गेम है। जो शब्द को समझ गया वो टेट एग्जाम को आसानी से पार कर गया। बुद्धि का सही फार्मूला सभी लोग जानते होंगे। बुद्धि का क्या होता है? मानसिक आयु यानी MA होता है बटे वास्तविक आयु यानी शारीरिक आयु अर्थात CA जो करंट एज होता है, इसमें गुणे का 100 कर देंगे, आप हमारा क्या निकल जाएगा? IQ निकल के आ जाए। ये होता फार्मूला। और IQ चेक जाए, सूत्र पूछ लिया जाए, निकालने कुछ पूछा जाए, एक प्रश्न IQ से अवश्य पूछ लिया जाता है। अगला है लघु समुदाय की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? जो लघु समुदाय होता है इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई? बोगार्डस, AW ग्रीन, रॉबर्ट रेडफील्ड या रास के द्वारा दी? सभी बताइएगा।
और साथ ही साथ हमारी संस्था की टॉपर नोट्स भी आ चुकी है। टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आज ही व्हाट्सएप मैसेज करिए 9630689598 9630689598। इस संस्था का व्हाट्सएप नंबर है। जैसे आप व्हाट्सएप करेंगे हमारी टीम आपको डाटा फॉरवर्ड करेगी। टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो कीजिए, टॉपर नोट्स प्राप्त करिए। ये टॉपर नोट्स है उन सभी टॉपिक को कवर किया है जो जिस टॉपिक से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी आपकी तैयारी 15 से 20% और मजबूत कर देगी, सुदृढ़ कर देगी, परफेक्ट कर देगी। तो साथियों इसका जवाब आ चुका है। लघु समुदाय की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा। इन्होंने अपनी पुस्तक द लिटिल कम्युनिटी में लघु समुदाय की अवधारणा दी। इन्होंने इसकी 4 विशेषताएं बताई: लघुतम, लघुता, समरूपता, आत्मनिर्भरता और विशिष्टता। 4 ध्यान रखिए। विशेषताओं से भी संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हर प्रकार से हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा साथियों। किसी भी प्रकार से आए आपसे बनना चाहिए, क्योंकि टेट एग्जाम को फतेह करना है। सारे प्रश्न के जवाब आना चाहिए। इनमें से कौन सा समुदाय की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं होती? देखिए, जिन समुदायों को महत्वपूर्ण विशेषता होती, सामान्य जीवन शैली होती है, विशिष्ट नाम, स्थायी। लेकिन अस्थायी जो शब्द है यह समुदाय की महत्वपूर्ण नहीं होता। टेम्पररी शब्द जो होता है, अस्थायी होना इस समुदाय का लक्षण नहीं होता। बाकी पूछा जाए कि समुदाय के लक्षण कौन होते हैं, वो होता है सामान्य जीवन शैली। समुदाय कम्युनिटी होता है। विशेषताओं में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। स्थायीपन, सामान्य जीवन शैली, विशिष्ट नाम, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अस्थायी का कोई स्थान नहीं। हालांकि खाली स्थान को अभिप्रेरित शिक्षण का एक संकेत माना जाता है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति का, शिक्षक द्वारा दिए गए सुधारात्मक कार्य का, छात्रों द्वारा प्रश्न पूछना, या कक्षा में पूर्ण शांत या पिन ड्रॉप लाइसेंस। तो किसको अभिप्रेरित शिक्षण का एक संकेत माना जाता है? वह होता है छात्रों द्वारा प्रश्न पूछना। क्योंकि छात्र केंद्रित शिक्षण जो होगा, चाइल्ड सेंटरेटेड जो लर्निंग होती है, इसमें जब छात्र उत्सुक होकर कक्षा में प्रश्न पूछता है, इस बात का प्रमाण होता है कि बच्चे प्रेरित हैं और सक्रिय रूप से सीख रहे हैं। जहाँ पर बच्चे प्रेरित हों, सक्रियता हो, तो वह ऑप्शन सही होगा ही होगा, क्योंकि वह पॉजिटिव कहला जाएगा। अमूर्त तर्क और परिपक्व नैतिक तर्क की क्षमता का प्रदर्शन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की क्या स्थिति है? देखिए, जब भी अमूर्त तर्क दे दिया जाए तो जिसे हम फॉर्मल ऑपरेशन बोलते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे जी की चतुर्थ अवस्था कहलाती है, फॉर्मल ऑपरेशन या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से लेके 15 वर्ष तक की अवस्था होती है। ठीक है। संवेदीगामक अवस्था जो होती है, कंक्रीट ऑपरेशनल हो गया, प्री ऑपरेशनल हो गया, ये सारे पूछे जाते हैं। जीन पियाजे जिस एग्जाम में प्रश्न आएगा ही आए, वो तो रखा ही हुआ है। छात्रों में श्रम की भावना का विकास करने के लिए क्या एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्रों में श्रम की भावना का विकास करना है तो कहीं ना कहीं अवसर शब्द आ जाए, विद्यार्थियों को समय समय पर श्रम करने का अवसर दे दिया जाए, और सब शब्द परफेक्ट होता है। शब्दों को देखिए, कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को उत्तर दीजिए। कौन सा कथन गलत दिया गया है? तो सारे कथन पढ़ने पड़ेंगे। मार्गदर्शन प्रदान करने में विभिन्न एजेंसियां जैसे परिवार, स्कूल, सामाजिक सेवा एजेंसियों द्वारा, राज्य द्वारा प्रायोजित संस्थानों के बीच सहयोग की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक विद्यालय में एक परामर्शदाता की नियुक्ति की जानी चाहिए जो मार्गदर्शन और की तकनीकी पूर्णतः प्रशिक्षित हो। यह भी सही है। वीज़ा लेने के लिए इंटरव्यू बोर्ड जाने से पहले विदेशों में जाने के लिए लोग आजकल काउंसलिंग लेते हैं, इसका कोई लेना देना नहीं। किसी संस्थान से जुड़ने से पहले छात्रों और अभिभावकों के लिए काउंसलिंग अनिवार्य होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। सी ऑप्शन गलत है, बाकी सारे सही दिए। सभी लोग समझ गए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भाषा और सोच की अंतर्निर्भरता के बारे में दिए गए 2 विचार के मामले में एक दूसरे से भिन्न है। भाषा और सोच की अंतर्निर्भरता, भाषा वो व सोच समस्या का समाधान करती या नहीं, इस पर मतलब समझने वाली बात यह है कि भाषा और सोच 2 चीज़ें, एक भाषा एक सोच है, इनको अंतर्निर्भरता के बारे में 2 विचार देना। तो 2 विचार देना किस प्रकार की प्रक्रिया कहलाएगी? 2 विचार देना मतलब भाषा सोच को निर्धारित या इसके उलट कार्य करती है या नहीं, इस पर विचार करना। थर्ड ऑप्शन सही हो जाए। इसके बाद बहुत ही प्यारा सा प्रश्न कि बुद्धि परीक्षण को माप सकते हैं। तो बुद्धि प्रक्रिया को हम किस प्रकार से माप सकते हैं? भी बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन लॉजिक वाला प्रश्न है, क्योंकि इस लॉजिक से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं।
और इन लॉजिकों को हमें ध्यान देना है, नज़रअंदाज नहीं करना है, इसमें अंदाज लगाना है, अंदाज करना है, समझना है, पुनर्निवेदन करना है। तो यहाँ पे जो प्रचालन रूप से परिभाषित बुद्धिमत्ता, बुद्धि परीक्षण जो होती है, प्रचालन रूप से परिभाषित बुद्धिमत्ता को जो है माप सकते हैं। मतलब बुद्धि परीक्षण मापने के एक व्यक्ति समस्या को हल करने में बुद्धि का उपयोग करता है, इसलिए आपका प्रचालन इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं प्यारा सा प्रश्न अगला कि निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्ध सिद्धांत की आलोचना है। देखिए सबकी आलोचनाएं भी होती हैं, ये केवल प्रतिभा है जो संपूर्ण रूप से बुद्धिमत्ता के वजूद है, यह छात्रों को अपनी प्रतिभा की खोज करने का अवसर देती है। तो ये आलोचना ही पॉजिटिव होगा, आलोचना पहला होगा, क्योंकि केवल प्रतिभा दे दिया गया इसलिए आलोचना हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला ऑप्शन सही होगा। बाकी पॉजिटिव के छात्रों को अपनी प्रतिभा की खोज करने का अवसर मिले, यह व्यवहारिक बुद्धि पर अधिक बल देता है, इसे अनुभविक साक्ष्य द्वारा बिल्कुल समर्थित नहीं किया जा सकता। तो सारे ऑप्शन को पढ़िए, समझिए। बच्चों का भाषा विकास निर्भर करता है, सिंपल सी बात है, सभी लोग जानते हैं बच्चों का जो भाषा विकास होता है बेहतर सामाजिक आर्थिक वातावरण और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्भर करता है, इन तीनों पर निर्भर करता है। तो तीनों की क्या किस में दिया गया, पहले ऑप्शन में दिया गया है, तो पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बच्चे द्वारा विचार निर्माण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये कि बच्चा यहाँ पे विचार का निर्माण कर रहा है, जब बच्चा कोई विचार का निर्माण करता है तो विचार विकास की एक निर्धारित पैटर्न होता है, यह विचार स्वाभाविक है, श्रेणीबद्ध है, क्या हो जाएगा। सभी लोग सोचिए, सोचने के साथ साथ सभी को कमेंट भी करना है। चलिए सभी लोग कमेंट करिए कि एक बच्चे के द्वारा विचार निर्माण के बारे में क्या सही दिया गया। विचार जो होता है विकास के निर्धारित पैटर्न होता है, मतलब बच्चों में विचारों अवधारणाओं का निर्माण एक निश्चित और व्यवस्थित विकासवादी पैटर्न का पालन करता है, और बच्चे हमेशा पहले सरल प्रत्यक्ष मूर्त चीज़ों के बारे में सोचते हैं। उम्र व अनुभव बढ़ने के साथ साथ वे जटिल अमूर्त विचारों की ओर बढ़ते हैं, इसलिए विचार निर्माण की एक निर्धारित पैटर्न होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक तरीका नहीं है जिससे शिक्षक अर्जित ज्ञान को व्यवहारिक परिस्थितियों में स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते। प्रोत्साहित शब्द दे दिया गया, मतलब समझ गए किसको, एक कौन सा एक तरीका नहीं है। देखिए संकल्पनाओं को समझने के लिए प्रमाणित रूपों का प्रयोग करना यह तरीका होगा, रटकर याद रखना ये तरीका नहीं होगा, विषय में पढ़ाना यह तरीका होगा। तो ये तो पूछा जा रहा है क्या तरीका नहीं, तो रटकर सीखने का अभ्यास करें ये तरीका नहीं होगा, इसलिए कार्ड क्वेश्चन यहाँ पे बी ऑप्शन को हम सही कर दें। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न प्यारा सा कि बच्चों में जीवन किस प्रकार की बुद्धि और विकास देखा जाता है। तो बच्चों में जीवन में जो विकास भौतिक भावनात्मक बौद्धिक फिजिकल इमोशनल एंड इंटेलेक्ट तीनों प्रकार से हम देख सकते हैं। सभी लोग समझ गए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नीचे दिए कथनों पर विश्लेषण करना है और सही विकल्प का चयन करना है कि पहली बार मां बनने को अधिक प्रसव पीड़ा हो सकती है और गर्भ के अधिक असुविधाजनक संकुचन हो सकता है। एक मां जो दूसरी बार बच्चे की उम्मीद कर रही है वह पहली बार की तुलना में अधिक तेजी से जन्म देगी। इस प्रकार के जो कथन है विश्लेषण है, और विश्लेषण जो कथन होते हैं इसमें दोनों कथन हमारे सही दिए गए, दोनों चीज़ें हो सकती। इसके बाद है कि बच्चों द्वारा बिस्तर गीला करना किसकी मदद से कम किया जा सकता है। अक्सर देखते होंगे ना, आमतौर पे ये चीज़ें होती हैं घरों में और हर बच्चा लगभग करता है। तो बच्चों द्वारा बिस्तर गीला करने में हम क्या कर सकते हैं। देखिए दंड देना गलत है, डांट देना गलत है, गीला करने अति प्रशंसा कर देना गलत है। तो घर का सुकून भरा माहौल कि बच्चे रात में बिस्तर गीला अक्सर तनाव या डर या सुरक्षा की भावना के कारण करते हैं। प्यार और तनाव मुक्त पारिवारिक माहौल देने से समय समय धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो डर और तनाव से बच्चे ये चीज़ें क्रियाएं होती हैं, तो इसको ख़त्म करना है। किशोर न्याय अर्थात बच्चों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 के अनुसार जांच के दौरान और बाद में किस उम्र तक के बच्चों को सुरक्षित स्थान में रखा जाना चाहिए जिसके बाद न्यायालय द्वारा बच्चे का मूल्यांकन किया जा सके। 2015 के अकॉर्डिंग गंभीर मामलों में 16 से 18 वर्ष है, लेकिन यहाँ पर 21 वर्ष होगा। पूरी सुरक्षित स्थान में रखा तो 18 वर्ष 21 वर्ष होगा।
अगला प्रश्न है, स्कूल प्रशासन के निम्नलिखित में से कौन सी कमी बाल अपराध को जन्म देती है? स्कूल प्रशासन की एक कमी होती है कि बच्चों को अनुशासित करने के प्रति बहुत नरम दृष्टिकोण, ये स्कूल में मनोरंजन की कम उपलब्धता, दोनों रीजन हो सकते हैं। दोनों रीजन हैं जो स्कूल प्रशासन की बाल अपराध को जन्म देगी। इसके बाद देखते हैं बहुत ही प्यारा सा प्रश्न, अगला प्रश्न, कि खाली स्थान बच्चों में परिवर्तन लाने की बजाय व्यवस्था में परिवर्तन लाने पर जोर देता है, मुख्य धारा या एकीकृत शिक्षा, कौन कौन जोर देता है? देखिए, अवधारणा वास्तव में समावेशी शिक्षा की है। अवधारणा जो होती है वास्तव में समावेशी शिक्षा की है। मतलब समावेशी शिक्षा बच्चों को बदलने के बजाय बच्चे की आवश्यकता के अनुसार पूरी शिक्षा व्यवस्था और पर्यावरण को बदलने पर बल देती है। इसलिए ना तो ये सही है ना तो बी सही है, डी ऑप्शन को चयन करें। इसके बाद है कि एक लड़का एच कक्षा 7 में पढ़ता है, उसकी उच्च संकल्पनाओं को समझने की क्षमता उसकी उम्र से कम है, उसका मूल्यांकन करने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? मतलब उसकी उस संकल्पना समझने की क्षमता कम है, तो IQ लेवल कम है, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? सोचिए, एक शिक्षक के रूप में क्या कर सकते हैं? समान मूल्यांकन परीक्षा में बच्चों के प्रदर्शन के अनुसार का आकलन करें, मामले को उसके माता पिता को संज्ञान में लाएं, लड़के को एक विशेष स्कूल में भेजने के लिए स्कूल की सलाह दें, या उसका आकलन करते समय कठिन अवधारणाओं को बाहर रखें। बिल्कुल सही बात है, जो बच्चा कठिन है कठिन अवधारणा को उससे बाहर निकाल दीजिए आकलन करते समय, कठिन अवधारणा को उसको मत आंकिए, तो ये बेहतर हो जाएगा। कम मानसिक मंदता वाले बच्चे की IQ सीमा पूछी जा रही है। जो कम मानसिक मंदता वाले होते हैं उनकी सीमा 50 से लेकर 75 तक होती है। एक होता है माइल्ड हल्का, जिस कैटेगरी पे हम रखते हैं 70 से 75, ये माइल्ड, ये कम हल्का होता है। एक मॉडरेट होता है, मॉडरेट में 35 से 49 IQ लेवल होता है, जो मॉडरेट होता है, कम बौद्धिक क्षमता में। एक होता है सीवियर यानी गंभीर, सीवियर गंभीर को हम रखते हैं 20 से लेकर 34 तक। इसके बाद बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में दृष्टि हानि की प्रमुख कारणों में से एक होती? विटामिन ए रतौंधी, रतौंधी की कमी से बच्चों में स्थायी दृष्टि हानि अंधापन हो सकता है। विटामिन ए आँखों के स्वास्थ्य के लिए सबसे बेहतर है। तो विटामिन ए के प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं, ये आप सभी लोगों को हमें कमेंट करके अवश्य बताना है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका संबंधी दुर्बलताओं के कारण में शामिल है, दुर्बलताओं के कारणों में शामिल है जो अधिगम अक्षमता का कारण बन सकता है? अब अधिगम अक्षमता दे दिया गया, उत्तर क्लियर हो गया। अनुमानसिकता या बच्चों का कुपोषण, दोनों चीज़ें हैं, अर्थात सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। क्योंकि न्यूरोलॉजिकल दुर्बलताएं जो अधिक अक्षमता का कारण बनती हैं वे अनुमानसिक कारण से होता है, और बचपन में गंभीर कुपोषण कारण मस्तिष्क विकास प्रभावित होने हो, तो दोनों चीज़ें हैं, बच्चे कुपोषण और अनुमानसिकता भी होता है। सभी लोग समझ पा रहे हैं? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े बच्चों की विशेषता है? जो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े बच्चे होते हैं उनकी विशेषता कौन सी है? कि उनमें मौखिक क्षमता की कमी होती है, उनके पास बहुत कम शब्दावली होती है, वे डिग्री या सर्टिफिकेट से ज़्यादा ज्ञान अर्जन की ओर अधिक प्रेरित होते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं 1 और 2 दोनों, ये दोनों जो हैं पिछड़े बच्चों की विशेषता है कि मौखिक क्षमता की कमी होती है, बहुत कम शब्दावली उनके पास होती है। अगला प्रश्न है कि कोहलबर्ग का सिद्धांत एक विशिष्ट संस्कृति के लिए बहुत प्रभावी हो सकता है लेकिन अन्य संस्कृतियों के लिए नहीं। यह अभिविन्यास की तुलना में अभिविन्यास पर अधिक आधारित है। किस प्रकार से आप देख सकते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं कि कोहलबर्ग का सिद्धांत एक विशिष्ट संस्कृति के लिए बहुत प्रभावी हो सकता है लेकिन अन्य संस्कृतियों के लिए नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यह सामूहिक अभिविन्यास की तुलना में दृष्टिवादी अभिविन्यास पर अधिक देता है। जो कोहलबर्ग का सिद्धांत है ये सामूहिक के बजाय किसमें देता है? दृष्टिवादी। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अस्थि मेरुदंड के पूर्ण बंद होने में विफलता से उत्पन्न जन्मजात दोष क्या कहलाता है? अस्थि मेरुदंड के पूर्ण बंद होने की विफलता से उत्पन्न जन्मजात दोष, प्रमस्तिष्क पक्षपात, स्पाइना विफिडा, मेरुदंड की हड्डी में चोट, या दिए विकल्प में से कोई नहीं। तो आप लोग क्या कमेंट कर रहे हैं कि अस्थि मेरुदंड के पूर्ण बंद होने की विफलता को उत्पन्न जो जन्मजात
दोष होता है वह स्पाइना बिफिडा कहलाता है। एक जन्मजात न्यूरल ट्यूब दोष होता है जिसमें गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की रीढ़ की हड्डी और मेरुदंड पूरी तरह से बंद नहीं हो पाता। तो ये रहे। और इस चैप्टर में एक पौधे का वृद्धि चार्ट नीचे दिया गया है। पहले ही प्रश्न पर दिन दिया गया है और पौधे की लंबाई 5वें दिन 2.7 सेंटीमीटर, 10वें दिन 6.2, 15वें दिन 8.9 और 20वें दिन 11.3 सेंटीमीटर लंबाई में दिया गया है। ठीक है, अब इस सेंटीमीटर में नीचे दिया गया पौधे की लंबाई में सबसे कम वृद्धि कब हुई, इस पर देखकर अब बताना ऑप्शंस को। सबसे क्रम वृद्धि जो है कब हुई, 5 से 10 दिन में, 10 से 15 दिन में, 15 से 20 दिन में या 0 से लेके 5 दिन में। सभी लोग बताइए। सबसे क्रमबद्ध दिया गया है, यानी बढ़ने का जो है सबसे कम किस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए दोनों का डिस्टेंस देखेंगे, दोनों का 2 7 6 2 8 9 3 11। तो हम देखें 6 2 से लेके 8 9 के बीच जो है हमारा डिस्टेंस कम बढ़ रहा है। मतलब 10 से लेके 15वें दिन में हमारा जो दिया गया है वह क्या कम हो रहा है, या कह सकते हैं 15 से 20 दिन में हो रहा है। अब देखिए ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक चीज़ जान लीजिए। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। इसके लिए हमें वृद्धि लिखना पड़ेगा, 2.7 हो जाएगा। फिर 2.7 से 6.2 में कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। इसके बाद 6 2 से 8 9 के बीच हमारा हो जाएगा 2.7 हो जाएगा। 8 9 से 11 3 के बीच 2.4 आएगा। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है 2.7, 2.7, 3.5 और 2.4 सबसे कम, यानी कि 15 से लेके 20 दिन में जो है सबसे कम पौधे की वृद्धि हुई है। तो केवल यहाँ पे घटाना नहीं, दशमलव का माइनस कर लेना था, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समझ कर चल रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम भी लग रहा है, लेकिन एग्जाम में जब आप समझ जाएंगे तो अच्छे तरीके से आप सॉल्व भी कर पाएंगे। दूसरा प्रश्न पूछा गया, गौरव ने स्टेशन ए से स्टेशन बी तक की दूरी कितनी 20 किलोमीटर 237 मिनट में तय की। फिर उसने स्टेशन बी से स्टेशन सी तक की 32 किलोमीटर 355 मिनट में दूरी तय की। इसके बाद उसने स्टेशन सी से स्टेशन डी तक 43 किलोमीटर 458 मिनट की दूरी तय की। तो गौरव द्वारा कुल की गई दूरी यहाँ पे पूछा गया है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। यहाँ पे दूरी निकालेंगे, ए बी सी तीनों की दूरी यहाँ पे दी गई है। कितनी कितनी दी गई सभी लोग बताइए। सभी लोग जानते हैं गौरव द्वारा कुल दूरी बताओ, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। ठीक है, तो जो किलोमीटर दिया गया है इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, 20 किलोमीटर को यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 20 237 मीटर, 32 355 मीटर, सी वाला 43 458। अब इन टोटल क्या कर ले, ए से डी तक दूरी कितनी हो जाएगी। अब टोटल क्या कर लेना, इन तीनों को प्लस कर लेना है। तो 20 37 32 355 43 458 को तीनों को प्लस कर लीजिए, 96,050 आ जाएगा। 96,050 में आपको 1000 का भाग कर देना है, क्योंकि हमने 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर माना था। यहाँ पे जब आप 1000 का भाग करते हैं आपकी वैल्यू आती है 96.050, जो 96 किलोमीटर 50 मिनट आपका आ जाएगा। तो किस में दिया गया है, 96 किलोमीटर 50, सी वाले ऑप्शन में। एक ट्रिक अच्छी थी, तीनों को प्लस कर लेना है और 1000 से भाग कर देना है और हमारा मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और आंसर भी आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो पूर्ण घन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखिए 9 का घन क्या होता है 729 होता है, और 1000 तो सभी लोग जानते हैं 10 का घन 1000 होता है, और 6 का घन 216 होता है। लेकिन जो 333 दिया गया है यह किसी का संख्या का पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, और इसका निकालेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 37 आ जाएगा 333 का। तो ये हमारा पूर्ण घन नहीं बन रहा है। पूर्ण घन वो आएगा जब 3 हो जाएगा, चाहे 2 गुणे 2 होगा, 7 गुणे 7 होगा, 3 बार वही संख्या गुणा होगा, वह हमारा घन में होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सीखा, एक ईंट भट्टा पर ईंट खरीदने गई। ईंटों का मूल 25 रुपये प्रति 1000 ईंट था। अगर उसके पास केवल 400 रुपये हैं तो वह कितने ईंट खरीद सकती है। सभी लोग ध्यान दीजिए।
अब देखिए 2500 में ईंटों की संख्या कितनी है, 25 रुपये में 1000 ईंटें मिलते हैं और केवल 4000 रुपये की वह कितने ईंटें खरीद सकती है। तो 2500 में 1000 है तो एक ईंट की कीमत कितनी हो जाएगी, 1000 बटे 2500 कर लीजिए, 1000 बटे 2500 करेंगे, एक ईंट की वैल्यू निकल आएगी और 4000 ईंटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1000 बटे 2500 गुणे 4000, गुणे में 4000 कर लीजिए, ये आपकी क्या हो जाएगी, 4000 रुपये की कितने ईंट मिल जाएंगे, आपकी वैल्यू निकलेगी। 1000 बटे 25 गुणे 4000 कर लीजिए, वैल्यू आपकी 1600 आ जाएगी। तो 4000 रुपये में कितने ईंट खरीद सकते हैं, 1600 ईंट खरीद सकते हैं, जो सेकंड ऑप्शन में आपके ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है, तो 60 टिक के माध्यम से आपको बताते चलेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो। अगला प्रश्न, मिनी ने अपनी शिक्षिका से कहा कि मैंने एक आयत बनाया जिसकी सभी भुजाएं 4 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, देखिए जो हमारा कथन सही दिया गया है, मिनी ने क्या क्या अपनी शिक्षिका से कहा, मैंने एक आयत बनाया जिसकी सभी भुजाएं 4 सेंटीमीटर है। सभी भुजाएं मतलब चारों भुजाएं बराबर दी गई हैं, तो जब चारों भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो वह हमारा वर्ग कहलाता है, अर्थात एक वर्ग एक आयत होगा, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होंगे। ठीक है, सभी वर्ग आयत नहीं होंगे, जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है यह हमारा कथन सही हो जाएगा, क्योंकि आयत में सामने की भुजा बराबर होती है, अर्थात एक वर्ग एक आयत, अगर वर्ग है तो आयत होगा, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते, ये भी ध्यान देना। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। आइए बात कर लेते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया गया कि 3 जुलाई 2021 को रमा एक पैकेट फेंकने से पहले उस पर दी गई जानकारी पढ़ती है, जो इस प्रकार है कि पैक करने की तारीख 10 जनवरी 2021, पैक करने की तारीख से लेकर 180 दिनों तक उपयोगी है। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा, सभी बताइए। देखिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन टू आंसर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा पैक करने की तिथि 10 जनवरी 2021 है और 180 दिन तक है, तो 180 दिन मतलब सभी समझ सकते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर हमारा होगा कि वह पैकेट का इस्तेमाल तकरीबन 1 सप्ताह के लिए और कर सकती है। क्यों कर सकती है, क्योंकि देखिए 3 जुलाई को रमा पैकेट के पहले दी गई जानकारी पड़ती है कि वह तारीख 10 जनवरी 2021 का बना हुआ है। तो जनवरी के 21 दिन हो गए, इसके बाद 28 दिन फरवरी के हो गए, इसके बाद 31 दिन मार्च के हो गए, इसके बाद 30 दिन अप्रैल के हो गए, 31 दिन आपके मई के हो गए और 30 आपके जून के हो गए और 8 दिन जुलाई, अगर ये सब प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, वह पैकेट का इस्तेमाल तकरीबन 1 सप्ताह के लिए और कर सकती है। ठीक है, क्योंकि 8 तारीख तक आ रहा है और 3 जुलाई को खोल लेती है। ठीक है, तो 1 सप्ताह लगभग हम मान सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अध्यापिका बच्चों को कुछ वस्तुएं देती है जिनमें एक माचिस, एक बॉल, एक किताब, एक स्टील का गिलास और एक रस्सी शामिल है। फिर वह उस वस्तु को पहचानने के लिए कहती है जिसमें सबसे ज़्यादा कोने, उपरोक्त स्थिति के अनुसार कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। देखिए पहले कथन को समझ लीजिए, क्या कथन कह रहा है। बाल की आकृति गोलाकार, स्टील, रस्सी की आकृति बेलनाकार ले सकते हैं और माचिस, किताब आयताकार आकृति के होते हैं, इसलिए इन दोनों में सबसे ज़्यादा कोने होंगे। तो माचिस और किताब दोनों के किनारों सतह कोनों के आधार पर एक श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया है कि माचिस और किताब का चुना किया जाना चाहिए क्योंकि दोनों के किनारे सतह और कोनों के आधार पर एक श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नो डाउट समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, गुणनखंडों और गुणजों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। अब कथन ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, कथन में हमें सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखना भी पड़ता है। तो गुणनखंड और गुणजों का जो सही कथन हमारा होगा, पहला दिया गया है कि 100 का गुणनखंड है, घेरा जो है 100 का गुणनखंड, क्योंकि देखिए 100 का जो गुणनखंड होता है 1 2 4 5 10 20 25 50 होता है, तो इसलिए गुणनखंड नहीं है। दूसरा देख लेते हैं, 48
3 का गुणज है। तो 48 3 का गुणज तो 1 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48, ये हमारे 3 के गुणज आ जाते हैं। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो गुणनखंड गुणजों के बारे में सही कथन क्या होगा कि 48 3 का गुणज है। ठीक है, 3/48 3 का गुणज है। 48 मल्टीप्लस ऑफ ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा ऑलरेडी सही दिया गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संख्या दी गई है 2 2 2 ट्रिपल 2 ट्रिपल 2 ट्रिपल 2 3 बार को क्या पढ़ा जाएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न, क्या पढ़ेंगे सभी बताइए। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप क्या पढ़ेंगे। 2,22,222, क्योंकि लाख में हमारी जो संख्या होती है सभी लोग जानते हैं, 10 की घाते 5 है तो लाख है, 10 की घाते 7 है तो करोड़ है, इतना जान लीजिए तो आसानी होती है आपको समझने में। अगला प्रश्न है, दिया गया है 65 37 6 91 0 91 35 5 50 के योग में क्या जोड़ा जाए कि परिणामी संख्या 24 96 37 प्राप्त हो जाए। अब क्या करना, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। पहले क्या करना, आपको इन तीनों को योग कर लेना है। 65,376, 91,091, 35,505, इन तीनों को योग कर लीजिए और 24,096 में माइनस कर दीजिए। जो आपकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी वही आपकी आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू प्राप्त होगी आपकी 57,620 प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, या एक्स मान सकते हैं कि क्या जोड़ा जाए परिणामी, तो मान लीजिए एक्स जोड़ा जाए। ऐसा करके भी बराबर 24 96 37 करके एक्स की वैल्यू भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो दोनों प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्रमशः बताना है। भिन्नों में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न सभी बताइए। देखिए 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5, पहले का आएगा। 1/3 का मतलब होता है 0.33, 4/5 का मतलब होता है 0.80 और 5/6 का मतलब 0.833 और 3/4 मतलब 0.75। इसको सबसे छोटी भिन्न कौन होगी अब बताइए। तो यहाँ पे जो सबसे छोटी भिन्न हमारी निकल के आ रही वह है 0.5, पहला है 1/2 वाली। लेकिन यहाँ पे क्रम में बताना है, 3 क्रम दिए गए हैं। ठीक है, 2 में, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है 5/6 और 1/3, क्या हो जाएगा 5/6 और 1/3। यहाँ पे भिन्नों को अगर अवरोही क्रम में लिखा जाए तो पहले आएगा 1/3, फिर 1/2, फिर 3/4, फिर 4/5 और 5/6। तो 5/6 और 1/3, क्या प्रश्न पूछ रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी हमारी 5/6 हो जाएगी और सबसे छोटी 1/3 हो जाएगी। तो 5/6 और 1/3 किस ऑप्शन में दिया गया है, पहले ही ऑप्शन में आपका ऑलरेडी दिया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर वाले 36 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामी या परिणामिक क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर हो। और ये कई बार इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, देखिए 1 वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है 1 गुणे 1 बराबर 1 वर्ग सेंटीमीटर ही होगा। 36 छोटे वर्गों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1 गुणे 36 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 36 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। और 36 छोटे वर्गों को व्यवस्थित करने का प्रकार क्या होगा ये जान लीजिए। 1 गुणे 36, 2 गुणे 18, 3 गुणे 12, 4 गुणे 9 और 6 गुणे 6। कितने प्रकार हो गए 1 2 3 4 5 प्रकार हो गए। तो 5 यहाँ पे हो जाएगा, व्यवस्थित किया जा सकता है 5 प्रकारों में। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला, एक कक्षा में 60 विद्यार्थी इस प्रकार हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी है। रोहित का ऊपर से क्रम 17वां है। यदि रोहित से पहले 9 लड़कियां हैं तो उसके बाद कितने लड़के क्रम में। और इस प्रकार का लड़के लड़कियों से प्रश्न आता है, क्रम से व्यवस्थित वाला इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। लेकिन इस प्रकार का बस प्रश्न आएगा। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं आसान तरीके से।
देखिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न को कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी दी गई है? 60 दी गई है। माना लड़कों की संख्या x मान लीजिए और लड़कियों की संख्या 2x हो जाएगी, क्योंकि दोगुनी है, ऑलरेडी दिया गया है, तो लड़कियों की संख्या दोगुनी। तो प्रश्न अनुसार x + 2x = 60 क्या हो जाएगा? दिया गया है ना, लड़के और लड़कियों की संख्या का टोटल योग हमारा कितना हो जाएगा? 60। तो बराबर 60 कर लेंगे, यानी 3x = 60 आ गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 60/3, x = 20 आ जाएगा। तो लड़कों की संख्या 20 हो जाएगी, लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20 × 2 कर दीजिए तो 40 हो जाएगा। तो लड़कियों की संख्या 40, लड़कों की संख्या 20 हो जाएगी। अब देखिए प्रश्न कह रहा है, रोहित के पहले 16 विद्यार्थी हैं, क्योंकि रोहित का नंबर 17वां है ना। तो रोहित के पहले 16 विद्यार्थी हैं, जिसमें 9 लड़कियां हैं, 7 लड़के। 9 लड़कियां हैं तो उसके बाद में कितना क्रम होगा? 7 लड़के हो जाएंगे। 9 7 16 होगा, ठीक है। तो 9 लड़कियां और 7 लड़के हैं। तो रोहित को लेकर रोहित के स्थान तक कुल कितने हैं? 8 लड़के। रोहित को लेकर रोहित कुल स्थान कितने हो जाएंगे? 8 लड़के। तो रोहित के बाद लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20 - 8 जब लड़के शामिल हैं, क्योंकि 8 9 तो 17 होता है, 8 लड़के शामिल हैं, तो 20 में से 8 माइनस करेंगे 12 आ जाएगा। तो लड़के के क्रम में उसके बाद कितने लड़के क्रम में हैं? 12 लड़के और क्रम में। पहला ऑप्शन सही होगा। समझ गए ना? एक बार और कर लेते हैं। देखिए, पहले x मान लीजिए लड़का, लड़की मान लीजिए 2x, दोनों को जोड़ दीजिए। x + 2x = 60 दिया गया है, x = 20 यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद करना है रोहित के पहले 16 विद्यार्थी, क्योंकि उसका नंबर 17वां है। 16 विद्यार्थी जिसमें 9 लड़कियां हैं, और जब 9 लड़कियां हैं इसके बाद 7 लड़के हुए। अब रोहित को लेके रोहित के स्थान तक कुल कितने हैं? तो रोहित को लेकर 7 तो उसके पहले हैं, रोहित को ले लेते हैं तो टोटल 8 लड़के हो जाते हैं। और टोटल लड़के 20 हैं, 20 में 8 माइनस कर लेंगे तो रोहित के बाद कितने लड़के हो जाएंगे? 12 लड़के हो जाएंगे। समझ गए आप लोग? ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, साइमा बस स्टैंड पर 9:35 AM पर पहुंचती है और उसे जीनत ने बताया कि उसकी घड़ी के हिसाब से पहले बस 9:25 AM पर पहुंची। यदि जीनत की घड़ी 5 मिनट तेज चल रही है और बस की आवृत्ति प्रत्येक 20 मिनट की है, तो साइमा ने अगली बस पकड़ने के लिए कितने मिनट प्रतीक्षा करनी होगी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही सरल भी है, लेकिन इंटेलिजेंट प्रश्न है अगर आपने इसको समझ लिया। देखिए, बस की आवृत्ति प्रत्येक कितनी है? 20 मिनट है, ठीक है। और साइमा बस स्टैंड पर कब पहुंचती है? 9:35 में पहुंचती है। लेकिन जीनत की घड़ी 5 मिनट जीनत ने क्या बताया? पहली बस जो है 9:25 पे गई, लेकिन जीनत की घड़ी जो है 5 मिनट अगर आगे है, तो वास्तविक समय जब पहली बस आई तो 9:25 - 5 कर लेंगे तो 9:20 पर आई। वास्तविक समय तो 9:20 हो गया, क्योंकि उसकी घड़ी 5 मिनट आगे, तो वास्तविक समय 9:20 आया। दूसरी बस जाने का समय क्या हो जाएगा? 9:40 हो जाएगा। तो बस की प्रतीक्षा बराबर क्या आ जाएगा? दूसरी बस के जाने का समय माइनस साइमा के बस स्टैंड पहुंचने का समय क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, लिखते जाइए आप लोग। बस की प्रतीक्षा बराबर क्या हो जाएगा? दूसरी बस जाने का समय 9:40 और साइमा के बस स्टैंड पहुंचने का समय 9:35। 9:40 में 9:35 माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 मिनट। तो अगली बस के लिए साइमा को 5 मिनट की प्रतीक्षा करनी होगी। तो यहाँ पे जो दिया गया है डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पे 10,001, 20,022, 30,333 के योग से क्या घटाया जाए जिससे 170 प्राप्त हो जाए? तीनों को योग करके मान लीजिए -x घटाया जाए बराबर 17,069 प्राप्त हो जाए। -x कर लीजिए, बराबर कर लीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए और x की वैल्यू जो आपकी आ जाएगी वह आपकी क्या आ जाएगी? x की वैल्यू 43, 28, 7 भी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये कर लेना है। माना -x करके इन तीनों संख्या का जोड़ लीजिए और -x करके बराबर 170,69 लिख दीजिए। इसका जोड़ कर लीजिए, x को उधर लाइएगा, इधर फिर जो ये वैल्यू आएगी 170,69 माइनस कर दीजिएगा, x की वैल्यू आपकी निकल आएगी। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? हम आपको बता ही चुके हैं। ठीक है, 43,287। अब देखिए पेडागोजी के प्रश्न करें, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित गतिविधियों में कौन सी प्राथमिक स्तर की अधिगमकर्ताओं के दिक् स्थान संबंधित समझ के विकास के लिए अति उपयुक्त होगा? तो वह हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा?
उनके घरों के कक्षों के सापेक्ष आकारों स्थितियों को दर्शाते हुए मानचित्र रेखांकित करना। ठीक है, यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके साथ ही आप आपका अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गणित में रचनात्मक आकलन की विधि नहीं हो सकती है। देखिए ध्यान दीजिए, परियोजना हो सकती है, क्विज हो सकते हैं, प्रश्नोत्तरी, दैनिक विवरण हो सकता है, लेकिन सत्र अंत परीक्षा या आपके गणित के रचनात्मक आकलन की विधि नहीं होगी। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया गया है कि एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए कौन से अधिगम प्रतिफल अपेक्षित नहीं होगा। नेगेटिव प्रश्न दिया गया। अब ध्यान से पढ़िएगा इस प्रश्न को और उत्तर दीजिएगा। एनसीईआरटी के अनुसार यहाँ पे दिया, एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 3 के विद्यार्थियों के में जो अधिगम प्रतिफल अपेक्षित है, संख्या 543 में 4 का स्थानीय मान, आकृतियों की संख्या में अंगुली आकृति, और 2 गुणे 5 और 5 गुणे 2 समान है। 5 दूनी 10 होगा, 5 दूनी 10 होगा, जबकि भिन्न जोड़े 1/3 धन 1/4 का कक्षा 3 के बाद बढ़ाया जाएगा। तो भिन्न का जोड़ा यहाँ पे बाद में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ ध्यान दीजिए। तो आपका जो अपेक्षित प्रतिफल होगा, भिन्न का जोड़ा बाद में पढ़ाएंगे। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न दिया गया है कि कक्षा में अधिकांश विद्यार्थियों ने कहा कि 360 धन 55 बराबर है 3115 के। अधिकांश बच्चों ने कहा, तो निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा को सुदृढ़ करना इस त्रुटि को सुधारने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। क्योंकि इसका योग करते कितना आ जाएगा, 5 5 6 11 3 1 4 415 आएगा, लेकिन सभी बच्चे क्या कर रहे हैं, 3115 आएगा। तो बच्चों को जो इस त्रुटि को सुधारने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या होगा, तो बच्चों को इस त्रुटि को सुधारने का सर्वाधिक उपयुक्त होगा जोड़ने या योग के समय पुनः समूहीकरण का सिखाने का योग होगा। पहला ऑप्शन सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, जॉर्ज पोलिया के अनुसार इनमें से कौन सा गणित में समस्या समाधान से न्यूनतम संबंधित है। तो जॉर्ज पोलिया के अनुसार जो है, जो गणित में समस्या समाधान के न्यूनतम संबंधित है वह आपका है समस्या एकमात्र प्रत्यक्ष हल खोजना। यह सिद्धांत देखिए, जॉर्ज पोलिया ने गणित की समस्या समाधान के 4 सिद्धांत दिए हैं, लेकिन समस्या का एकमात्र प्रत्यक्ष हल खोजना यह सिद्धांत नहीं दिया है। ठीक है, तो आपका ये न्यूनतम कम संबंधित होगा। तो जॉर्ज पोलिया के अनुसार एक समस्या को समझना, दूसरा है समस्या को हल करने के लिए योजना या रणनीति बनाना, अगला है उत्तर की व्याख्या करना, और एक होता है योजना को लागू करना। ठीक है, ये 4 होते हैं आपके जॉर्ज पोलिया के 4 सिद्धांत हैं जो हमने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्राथमिक कक्षा के गणित के अध्यापक ने भिन्न की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाई। क्या किया, भिन्न की योजना के लिए यह क्रियाकलाप बनाइए। तो भिन्न की योजना देना है तो इसके लिए क्रियाकलाप क्या हो सकती है, सभी लोग ध्यान दीजिए। तो भिन्न की योजना के लिए जो हमारा क्रियाकलाप जो सही होगा वह कौन सा हो जाएगा कि विभिन्न प्रकार की भिन्नों को श्यामपट पर लिखना और उसकी विविध विशेषताओं की व्याख्या करना। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। शिक्षक द्वारा उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊपर दिए गए क्रियाकलापों का सर्वाधिक उपयुक्त क्रम निरूपित करता है। ठीक है, ये जो क्रम दिया गया है ABC तीनों, अभी तो हमने प्रश्न किया नहीं है, ये क्रम, ये पूरा प्रश्न है आपका। ठीक है, जो पूछा गया है ABC 3 क्रम दिए गए हैं और इसे 3 क्रम पर प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस 3 क्रम पर जो हमारा हो जाएगा BCA हो जाएगा। पहले होगा B, पेपर कागज को मोड़कर क्रियाकलाप करने के लिए समरूप आयताकार पट्टियों और वृत्ताकार कटाव का उपयोग करना। इसके बाद हो जाएगा C कि 1/2 विविध चित्रों के उपयोग से भिन्नों जैसे 1/2 3/4 को दिखाना। इसके बाद आपका पहला वाला होगा कि विभिन्न प्रकार की भिन्नों को श्यामपट पर लिखना और उनकी विविधताओं की व्याख्या करना। व्याख्या करना बाद में होगा। ठीक है, तो ये क्रम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका दिया गया है BCA पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रश्न था। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया कि गणित की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से पूछती है कि आपके पास 7 सैकड़े हैं और आपको उसमें से 7 दहाइयाँ निकालनी है, आपको कौन सी संख्या मिलेगी। एक छात्र कहता मुझे 0 मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छात्र द्वारा दिए गए उत्तर के संबंध में अति उपयुक्त होगा। देखिए यहाँ पे 7 सैकड़े हैं, 7 सैकड़े में कितना है, 7 दहाई निकालना है।
तो उचित कथन जो उपयुक्त हमारा हो जाएगा वो हम ध्यान पूर्वक देख लेते हैं। देखिए, उचित कथन ये होगा कि शिक्षिका को छात्रों को उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को समझाने के लिए कहना चाहिए और उसके अनुसार उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनानी चाहिए, क्योंकि आपको उसमें 7 दहाइयाँ निकालनी है। अर्थात 7 दहाइयाँ का मतलब होता है 7 गुणे 10 अर्थात केवल 70 निकालना है। और कितने हैं? 7 सैकड़े। 7 सैकड़े मतलब 700 होता है और इसमें टोटल 70 ही निकालना है। तो आपके 600 कितने प्राप्त होते हैं? 630 प्राप्त होते हैं, संख्या मिलेगी। लेकिन किंतु छात्र 0 कहता है, तो क्या करना होगा? शिक्षिका को छात्रों को उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को समझाना होगा और उसके अनुसार उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनानी चाहिए। तो ये चीज़ें आपने समझ लिया। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। गणित में त्रुटियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही दिया गया है? तो गणित में त्रुटि के लिए जो हमारा सही दिया गया है वह कौन सा हो जाएगा? तो गणित की त्रुटि के लिए जो हमारा सही दिया गया है वह हम देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है बी और सी दिया गया है। पढ़ते हैं बी और सी ऑप्शन को गणित की त्रुटि के बारे में। त्रुटियां गणित की भ्रांतियों के बारे में अंतर्दृष्टि होती हैं और शिक्षक को छात्रों को ऐसे पर्याप्त रूप से चुनौतीपूर्ण कार्य देने चाहिए जिनमें उनसे त्रुटियां होने की संभावना हो। ठीक है, जब बच्चा त्रुटि करेगा तभी तो वो समझ पाएगा। तो बी और सी ऑप्शन जो सी दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूलों में गणित शिक्षा के मुख्य लक्ष्यों में से एक बहुत सारी गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऊपर दिए गए कथनों का अर्थ प्रतिबिंबित करता है? तो कौन सा अर्थ हमारा प्रतिबिंबित करता है? पहला ही हमारा प्रतिबिंबित करेगा, क्योंकि बच्चों को कितना गणित आता है इस पर बल दिए जाने के बजाय यह जानना ज़्यादा जरूरी है कि बच्चे में गणितीय चिंतन और अमूर्त विचारों के साथ काम करने की योग्यता कैसे विकसित की जाए। इसलिए हमारा पहला ऑप्शन प्रतिबिंबित अत्यधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है, श्री गोविंद अपने कक्षा 3 के छात्रों में पैटर्न पहचानने का कौशल विकसित करना चाहते हैं। श्री गोविंद एक अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, जो कक्षा 3 के छात्रों में पैटर्न पहचानने का कौशल विकसित करना चाहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि जो है सबसे अधिक सहायक सिद्ध होगी? तो पैटर्न पहुँचाने का कौशल अगर विकसित करना है, पहचानने का, तो पैटर्न पहचानने का विकसित करने के लिए जो हमारी बेहतरीन आपकी होगी वह आपकी कौन सी होगी? वह होगी दोस्तों, छात्रों को बिल्डिंग ब्लॉक देकर बढ़ती ऊंचाई के क्रम में रखने को कहना। जी हाँ दोस्तों, श्री गोविंद कक्षा 3 के छात्रों को पैटर्न पहचानने का कौशल विकसित करना चाहते हैं। इसके लिए छात्रों को बिल्डिंग ब्लॉक देकर बढ़ती ऊंचाई के क्रम में रखने को कहना सबसे उपयुक्त उदाहरण हो जाएगा। आई होप आप समझ भी गए होंगे। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग गणित शिक्षण अधिगम के साधनों के रूप में किया जा सकता है? तो दृष्टिबाधित के लिए दिया गया है। ठीक है, तो दृष्टिबाधित के लिए यहाँ पे हम बात करेंगे, नीचे ऑप्शन दिया गया है। तो दृष्टिबाधित के लिए देखिए हम जिस कर सकते हैं जियो बोर्ड, जियो जेब्रा और ग्राफिक कैलकुलेटर। दृष्टिबाधित के लिए आप गिन तारा का बेकस का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या क्या कर सकते हैं? जियो बोर्ड, जियो जेब्रा और ग्राफिक कैलकुलेटर। तो ए बी डी इस ऑप्शन में दिया गया है, देखेंगे फोर्थ ऑप्शन में दिया गया, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपके अगले प्रश्न की। 2-3 प्रश्न और बचे हुए हैं, इनको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया इंटरेस्टेड प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ये बड़े प्रश्न होते हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न है और सेम टू सेम यही प्रश्न आ सकता है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। चलिए, प्रश्न है कि प्राथमिक कक्षा की एक गणित की अध्यापिका अपने छात्रों के सामने निम्नलिखित प्रश्न रखती है कि रीना और शमा एक दुकान पर एक बैग खरीदने के लिए जाती हैं। दुकान में मूल पर्चियों के साथ बहुत सारे बैग हैं। वे बहुत सारी मूल पर्चियों को देखकर चकरा जाती हैं। क्या आप मूल पर्चियों को या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लगाकर उनकी सहायता कर सकते हैं? ये मूल्य दिया गया है, बैग ए की कीमत, बी की कीमत, सी की कीमत, डी की कीमत, ई की कीमत, एफ की कीमत, ये कीमत दी गई है। अब ये कथन कौन सा सही दिया गया है? देखिए, ये सारी चीज़ें प्रक्रिया करना, इस प्रक्रिया में जो हमारा कथन आपका सही हो जाएगा, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया में अगर हम कथन को सही देखें तो हमारा सटीक ये बैठ रहा है कि शिक्षिका प्रश्न का उपयोग संख्याओं की तुलना के पार जाने तथा आंकड़ों का प्रबंधन व छटाई की संकल्पनाओं के परिचय के लिए कर सकती है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
कोई डाउट हो आप लोग बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या गणित में एक रचनात्मक कक्षा को प्रदर्शित करता है? देखिए, गणित में अगर रचनात्मक कक्षा को जो प्रदर्शित करतेगा वह क्या कर सकता है? तो रचनात्मक जो हमारा गणित को प्रदर्शित कर सकता है कि शिक्षक कक्षा में नकली नोट, इंडियो के बंडल, गिन तारा अबेकस लेकर आया है और स्थानीय मान सिखाने के लिए छात्रों को सामूहिक गतिविधियों में लगाए व्यस्त रखता है। नकली नोट, इंडियो में बंडल, गिन तारा लेकर आया है, स्थानीय मान सिखाने के लिए छात्रों को सामूहिक गतिविधियों को लगाए या व्यस्त रखता है, रचनात्मक कक्षा को प्रदर्शित करता है। तो गणित की रचनात्मक कक्षा में छात्रों और अध्यापकों के बीच संवाद होता रहता है तथा शिक्षण पद्धति छात्र केंद्रित होती है। इसलिए हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ज्यामितीय आकृतियों के शिक्षण के दौरान शिक्षिका ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना पर विचार करती है। यह जो है प्रतिबिंबित करता है, किस पर प्रतिबिंबित करता है? देखिए, ज्यामितीय आकृतियों के शिक्षण के दौरान जो है शिक्षिका क्या कर सकती है, कर सकती है या क्या करती है? ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना पर विचार करती है। योजना पर अभी विचार हो रही, तो यह क्या प्रतिबिंबित करता है? तो किसी भी ऐसी चीज योजना का जो विचार कर रही है, यह हमारा प्रतिबिंबित होता है कि आकृतियां किसी भी वास्तुशिल्प का अनिवार्य भाग है और इस प्रकार के भ्रमणों से गणित को कक्षा के पार ले जाने में प्रोत्साहन मिलता है। तो भ्रमण अगर शब्द आता है तो पॉजिटिव माना जाता है। और मैथ्स पेडागॉजी की बात करेंगे। अंतिम प्रश्न है टॉप 30 प्रश्न में से। एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 3 के शिक्षार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम प्रतिफल नहीं हो सकता है? देखिए, अधिगम प्रतिफल की बात करें तो हाथ की बालिश बित्ता के पतंग की डोरी की लंबाई मापना, बित्ता से नापते ना, 1 बित्ता 2 बित्ता, ऐसे डोरी नापना। दर्शाना कि 2 गुणे 4 4 गुणे दे एक समान है। या शब्द इबारती समस्या, यदि एक चॉकलेट की कीमत 5 रुपये है तो 3 चॉकलेट कीमत क्या होगी, इसको हल करना। या ऑप्शन नंबर बी 1/2 धन 1/3 को हल करना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए आधारित जो प्रतिफल होता है वह जान लीजिए। यहाँ पे डी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही होगा, प्रतिफल नहीं होगा डी वाला। बाकी ये आपके जो ए बी सी ये तीनों प्रतिफल होंगे, यही पूछा जा रहा है कौन सा नहीं होगा, तो डी वाला नहीं होगा। लेकिन ये जान लीजिए जाते जाते मैं इसकी बात करें, एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए अधिकतम प्रतिफल क्या होता है? पहला होता है 3 अंकों संख्या के साथ कार्य, जैसे स्थानीय मान, अंकीय मान के आधार पर तुलना करना, दैनिक जीवन से संबंधित 3 अंकों का जोड़ा, व्यवकलन, ये होता है। दूसरा पॉइंट ध्यान देना है कि बिना पुनर्समूहीकरण के छोटे मूल्यों का घटाव और जोड़। तीसरा पॉइंट ध्यान देना है रेट चार्ज और साधारण बिल बनाना। और चौथा पॉइंट देखना है 2D आकृति की समझ विकसित करना। भिन्न का जोड़ कक्षा 3 के बाद पढ़ाया जाता है। ये हम ऑलरेडी एक प्रश्न पर बता चुके हैं, कर चुके हैं। ये रहे मैथ्स के, हमने टॉप 30 प्रश्न कर लिए। ठीक है, इसके बाद अगले सब्जेक्ट की बात करते हैं। टोटल ये आपका मॉडल पेपर है 150 क्वेश्चनों का, जिसमें आपका CDP है, मैथ्स है, हिंदी है लैंग्वेज फर्स्ट में, इसके बाद EVS है, इसके बाद लैंग्वेज सेकंड में आपका संस्कृत है। ये रहे 150 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। आई होप आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं आपके अगले सब्जेक्ट की। स्क्रीन पर दिया गया है कि निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? राम जाता है, सीताफल खाती है, मेरी गाय है, जल्दी उठना आपका स्वास्थ्यवर्धक। सभी कमेंट कीजिए। तो विशेषण यहाँ पे पूछा जा रहा है, विशेषण का जिक्र हुआ है और आपको यहाँ पे बताना है विशेषण का। यहाँ पे बात कर रहे हैं तो किसमें विशेषण हो जाएगा? 4 ऑप्शंस हैं। देखिए, विशेषण बात करें तो मेरी गाय, जो आपका थर्ड ऑप्शन दिया गया है, मेरी गाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका विशेषण हो जाएगा। कोई डाउट हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो विशेषण, विशेष, संधि, समास, क्रिया, ये सारी चीजें बात करेंगे। और आप लोग जानते हैं क्रिया विशेषण के भेद, कलावाचक, स्थानवाचक, परिणामवाचक, रीतिवाचक। ठीक है, तो वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, किस विशेषण पर प्रयोग किया हुआ है? मेरी गाय, इसमें आपका विशेषण का प्रयोग हुआ है। बाकी देखिए सभी में नाम दिया गया है कि राम जाता है, सीता फल खाती है, जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है मेरी गाय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विशेषण का प्रयोग हुआ है। दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर है। नाटक शिक्षण में कक्षाभिनय प्रणाली के प्रयोग से
शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है। पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, या इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है सी टेट एग्जाम को फतेह करना, टीटी एग्जाम को क्रैक करना, सभी कमेंट कीजिएगा। दोस्तों नाटक शिक्षण में कक्षा विनय प्रणाली के प्रयोग से क्या हो सकता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कक्षा विनय प्रणाली का जिक्र हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं पत्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। कक्षा विनय, जी हाँ, नाटक शिक्षण में कक्षा विनय प्रणाली के प्रयोग से क्या होता है? बच्चों द्वारा अभिनय से जो सीखते हैं वह प्रक्रिया में तेजी आती है, क्योंकि बच्चों जो है पात्र के अनुसार है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो पेडागोजी का बेस्ट प्रश्न पूछा गया था। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला कि प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता? देखिए प्रमुख भाषाई कौशल में सुनना आता है, बोलना आता है, लिखना आता है, और तीसरा आपका एक और आता है जिसे हमें क्या कहते हैं? पढ़ना। ये चार महत्वपूर्ण है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चार महत्वपूर्ण कौशल है, और इन कौशलों से एक प्रश्न, कभी कभी दो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो भाषाई कौशल के अंतर्गत आपका हंसना कौशल नहीं होगा, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। हिंदी दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 5 सितंबर, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए हिंदी दिवस की बात करते हैं तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन यह प्रचलन भारत हमारा देखिए हिंदी प्रधान, हिंदी भाषा हमारे राज्य की भाषा है, तो हिंदी जो राज्य की दिवस या राज्य की जो भाषा हमारी हिंदी है, तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन कब से मनाया जाता है, ये तिथि आपको याद रखना है। सभी लोग कमेंट करके बताइए कि हिंदी दिवस कब से मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस कब से मनाया जाता है, ये सन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्रिएटिविटी दिखाना है, अपने नॉलेज को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, कमेंट करना है, फीडबैक करना है। तो सभी लोग बताइए हिंदी दिवस 14 सितंबर को कब से प्रारंभ हुआ, कब से मनाया जाता है, सभी लोग बताइए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न शब्दों में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? वाहन रोड, सत्ताधीश, गंगा जल, रेखाचित्र। देखिए कारक का जिक्र हुआ है, और एक कारक से प्रश्न जरूर आता है। देखिए अधिकरण कारक का जिक्र हुआ है, मतलब संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार, आश्रय, समय या शर्त सूचित होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके पराशक कारक चिन्ह में क्या होता है, सभी लोग बताइए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बता दें, पुस्तक मेज पर रखी है, ये क्या हो जाएगा? पुस्तक मेज पर रखी है, क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, मेज पर रखी है। तो मे पर, तो यहाँ पे जो वाहना रूढ़ जो दिया गया है, इसमें अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। वाहना रूढ़, तो यहाँ पे किसका हो जाएगा? अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। आई होप आप समझ गए होंगे। कोई भी डाउट हो बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न। किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, उपरोक्त में से कोई नहीं। थोड़ी बहुत भी आपने तैयारी की होगी, इस प्रश्न का आप लोग फीडबैक अवश्य दे देंगे। किस रस को रसराज कहा जाता है? रसों का राजा श्रृंगार रस कहलाता है। श्रृंगार रस के दो होते हैं, दो रूप होते हैं। दो रूप कौन कौन से होते हैं, सभी लोग बताइए। संयोग, वियोग आपने पढ़ा होगा, ठीक है। 7वां प्रश्न है कि घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? आदिकाल का, भक्तिकाल का, रीतिकाल का, या भारतेंदु काल का माना जाता है? देखिए घनानंद को जिस युग का कवि माना जाता है वह युग आपको बताना है, कमेंट करके बताना है, फीडबैक करके बताना है। तो घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? सभी लोग जानते हैं रीतिकाल, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध आपने नाम सुने होंगे, ठीक है। तो घनानंद को रीतिकाल युग का कवि माना जाता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या है? हरिऔध, निराला, अज्ञेय, गुलेरी, सभी बताइएगा। ये अक्सर देखिए 10th क्लास में ये नाम पूछा जाता था कि कौन सा नाम सही दिया गया है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, इनका जो पूरा नाम है या इनका उपनाम है आपका अज्ञेय है। अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञेय। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। बिहारी के प्रसिद्ध हैं, बिहारी किसके प्रसिद्ध हैं? कवित्व के, सवैया के,
पद के या दोहा के प्रसिद्ध हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं, कि बिहारी जिसके प्रसिद्ध माने जाते हैं वह दोहा के प्रसिद्ध। ठीक है, आपने नाम भी सुना होगा बिहारी के दोहे। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है, पुनर्जन्म का शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पुनः जन्म, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म या पुनः आजन्म। देखिए, पुनर्जन्म की बात करेंगे जहां पर लकार लगा हुआ है और यहाँ पे हमारा जो जिस संधि का प्रयोग हुआ है वह संधि हमारी विसर्ग स्वर संधि है। और विसर्ग संधि में सॉरी स्वर नहीं, आपकी ये विसर्ग संधि है। स्वर संधि हमारी 5 संधि होती हैं, लेकिन ये आपका विसर्ग संधि है। और विसर्ग संधि में जो प्रयोग होता है वह पुनः धन जन्म बराबर पुनर्जन्म होता है। ये जो बिंदी होती है या जब इकट्ठा होती है तो आपके लकार में बदल जाती है, तो पुनर्जन्म नाम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे पुनः जन्म इसको जोड़ देते हैं तो पुनर्जन्म हो जाता है और संधि नाम विसर्ग संधि हो जाती है। सभी नोट कर लीजिएगा। अगला, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है। आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। सभी कमेंट कीजिएगा। बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न है और एक शब्द शुद्ध वर्तनी वाला आएगा। यहाँ पे आशीर्वाद है, कोई और शब्द हो सकता है, लेकिन शुद्ध वर्तनी से रिलेटेड आएगा। ये होता है प्रैक्टिस सेट का नॉलेज, ये होता है प्रैक्टिस सेट अटेंड करने का, किससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द हो जाएगा यहाँ पे आशीर्वाद। ठीक है, वा में लकार लगी होगी और बड़ा आ, बड़ा सी, बड़ा वा और छोटा दा होगा। थर्ड वाला ऑप्शन जो दिया गया है आशीर्वाद हमारा शुद्ध रूप में दिया गया है। अगला कि को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? देखिए, कर्ता की बात करते हैं, कर्ता ने, कर्ता ने हो गया, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को अपादान से, संबंध काके की अधिकरण में पर, संबोधनम हे अरे ओ, आपने पढ़ा होगा। तो जहां भी को शब्द आएगा इससे हमें पता चलता है जिस कारक का बोध होता है वह कौन सा कारक होता है? कर्म कारक। को अगर दिया गया है कौन सा हो जाएगा? सभी बताइए। जहां पर भी को दिया गया है कौन सा हो जाता है? राम ने श्याम को मारा। राम ने किसको मारा? राम ने श्याम को मारा। तो जहां पर भी को का जिक्र होगा कर्म कारक आ जाएगा। जहां पर भी ने का कर्ता की बात करते हैं तो वहां पे ने कर्ता ने आ जाता है। तो राम ने श्याम को मारा, तो यहाँ पे दोनों आपके कारक है, कर्ता भी है कर्म भी है। कर्ता यहाँ पे ने वाला हो जाएगा, कर्ता कारक का प्रयोग हुआ है, कर्म कारक का को में प्रयोग हुआ है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं। संप्रदान कारक जो दिया गया है, संप्रदान कारक में क्या होता है? सभी लोग बताइए। संप्रदान कारक हम कैसे पहचानेंगे कि ये संप्रदान कारक है? उसने विद्यार्थी को पुस्तक दी, संप्रदान को पहचान यहाँ पे चिन्ह है। और अधिकरण पे हमें क्या पहचान है? अधिकरण कारक का क्या पहचान है? अधिकरण में पर। तो में या पर शब्द आएगा तो अधिकरण कारक हो जाएगा। और करण का सभी लोग जानते हैं से के द्वारा करण होता है, तो तीनों कारक जान लीजिए। कारक से एक प्रश्न आएगा, नोट कर लीजिएगा। शोक किस रस का स्थायी भाव है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, रसों से एक प्रश्न आएगा। देखिए, जब भी शोक की बात करते हैं करुण का बात आता है। ठीक है, वीर की बात करते हैं उत्साह की बात आते हैं, शांत की बात करते हैं निर्वेद की जिक्र होता है। ठीक है, आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या राजस्थानी? सूरदास ने जिस भाषा में सूर सागर की रचना की है वह आपकी कौन सी भाषा है? जब भी सूरदास का जिक्र होता है ब्रज भाषा का जिक्र अवश्य हो जाता है। जी हाँ साथियों, सूरदास ने ब्रज भाषा में सूर सागर की रचना की है। वह भाषा कौन सी आपकी? ब्रज भाषा है, नोट कर लीजिएगा। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 26, 28, 30। दोहा, रोला, छप्पय, इनसे प्रश्न आता है। तो दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? सभी लोग जानते होंगे। चलिए कमेंट कीजिए, देखते हैं कितने लोग जानते हैं। तो दोहा में हमारी कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती। यहाँ पे हमारा 24 वाला जो ऑप्शन दिया गया पहला ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नो डाउट, आई होप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हो उसे शब्द का समूह के लिए एक शब्द क्या होगा? तो एक शब्द या एक वाक्य से प्रश्न आएगा।
एक शब्द से प्रश्न आएगा, कोई भी टॉपिक से पूछ लिया जाएगा। तो जो अच्छे कुल में उत्पन्न होते हैं, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द जो होता है वह होता है कुलीन। ठीक है, क्या हो जाएगा? कुलीन यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पापी में कौन सा विशेषण है? यहाँ फिर भी विशेषण का जिक्र फिर से हो गया। देखिए, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। राम बहुत तेज दौड़ता है, तो राम विशेष हो गया, बहुत यहाँ पे प्राविशेषण हो गया। और राम कैसे दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है, तो तेज यहाँ पे विशेषण हो गया। उसी प्रकार पापी में कौन सा विशेषण हो जाएगा? तो पापी में आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। पापी है वह गुण, यहाँ पे वो क्या है? उसका गुण बता रहा है। क्या हो जाएगा? यहाँ पे गुणवाचक हो जाएगा। देखिए, गुण जिन शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष दोनों का बोध हो, चाहे दोष हो चाहे गुण हो, वहां पे गुणवाचक ही होता है। जैसे सूरवीर, कायर, बलवान, नया, पुराना, शहरी, मैदानी, सुंदर, लंबा, ऊंचा, ठीक है, प्रातःकालीन, लाल, हरा, पीला, ये सारे आपके कौन से गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी, इसमें कौन सा अलंकार होगा? अलंकार से प्रश्न आएगा। कोई भी एक उदाहरण एग्जाम्पल दिया जाएगा, उससे पूछा जाएगा कौन सा अलंकार होगा। सकर्मक अकर्मक से प्रश्न आएगा, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी, इसमें जो अलंकार आएगा, जब आप प्रेम से रस भर के पढ़ते हैं ना, तो हमें पता चलता है कौन सा अलंकार हो जाता है या आपका उपमा अलंकार हो जाता है। अगर आपने समझ लिया होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा कौन सा अलंकार है, क्या उपमा अलंकार यहाँ पे हम सही कह रहे हैं, सभी बताइएगा। कोई भी डाउट हो बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं, आपका अपना टीटी फैमिली है। तो यहाँ पे उपमा अलंकार की बात करते हैं। रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, इनका भी एग्जाम्पल पढ़ लेना है, इनसे भी प्रश्न आ सकता है। ऑप्शन दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है। बीजक किसकी रचना है? सूर, तुलसी, कबीर, जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम है, लेकिन बीजक जिसकी रचना है सभी प्रख्यात हैं कबीरदास जी की। कबीर में बाय आता है, बीजक में बाय आता है। बीजक में काय आता है, कबीर में पहले काय आ जाता है। बीजक में अंत में काय आता है, कबीर में पहले का आ जाता है। तो का फेर है, बा का फेर है, दोनों में बड़ी भी है, अर्थात बीजक किसकी रचना है? कबीरदास जी के है, ये नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? स्त्रीलिंग ठीक है, पुरुष लिंग, नपुंसक, ठीक है, 3 लिंग होते हैं और लिंग से प्रश्न आ सकता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रश्न पूछा जाता है। तो दाता शब्द का जो स्त्रीलिंग हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? सभी लोग बताइए, दात्री होता है। ठीक है, धात्री मत कराइएगा, ठीक है, दात्री हो जाएगा। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, और एक प्रश्न आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में ले रहे हैं कि लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक होगा? अपादान, संप्रदान, कर्म या अधिकरण? सभी लोग कमेंट करके बताइए, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक होगा? इस कारक हमने आपको बताया भी है, डिटेल के साथ समझाया भी है। ठीक है, तो ये आपने एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 30 के 30 प्रश्न जो है आपके एक्सपेक्टेड एग्जाम में आने वाले प्रश्न की बात करेंगे। 30 प्रश्न जो 2021 के पेपर में 2022 में जो पूछे गए थे, उन प्रश्नों को ध्यान में रखकर हुई उस लेवल के प्रश्न को तैयार किया गया है प्रैक्टिस सेट। आइए जानते हैं इन 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आपका फीडबैक क्या है, आपका स्कोर क्या है। बाकी सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, प्रैक्टिस पेपर चल रहे हैं, जिसका आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। तो चलिए, पहला प्रैक्टिस सेट है और पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? बच्चे के निजी विवरण और व्यक्तित्व पृष्ठपोषण अर्थात फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। बच्चे का निजी विवरण, मुझे नहीं लगता कि बच्चे का निजी विवरण पृष्ठकोण या फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास होगा, ये कम उपयुक्त मुझे लग रहा है पहले ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है सीखने के संकेतकों और उप संकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती हैं, बिल्कुल सही बात है। और बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य ना होकर सभी तरह के कार्य होना चाहिए, ये भी बेहतरीन है। तो यहाँ पे जो है कौन सा कथन जो है स्टेटमेंट आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त होगा? वह होगा बच्चे के निजी विवरण, क्योंकि बच्चे का निजी विवरण दे दिया गया तो कहीं ना कहीं कम उपयुक्त की बात करते हैं। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे आपके दूसरे प्रश्न की, जो आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्या आपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं
जिनके छोटे बच्चे हैं अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है? सभी कमेंट कीजिएगा। क्या वह वर्गीकरण एवं चर्चा है, परिकल्पना एवं प्रयोग करना, न्याय के लिए सरोकार या अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग? तो क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से जिस प्रक्रमण कौशल का आकलन होता है वह हमारा अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर है कि पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरण मुद्दों के द्वारा जो है संबोधित करती है। क्या संबोधित करती है? विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, सामाजिक विज्ञान पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, या विज्ञान सामाजिक विज्ञान पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के उपयोग। दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरण जिन मुद्दों पर संबोधित करती है वह मुद्दा विज्ञान सामाजिक विज्ञान के साथ साथ पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न। अगला कक्षा 5A के शिक्षक एक सवाल देते हैं कि पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, जबकि कक्षा 5B के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं कि क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ न हो। यानी कक्षा 5 में ए और बी दो ग्रुप में बटे हुए हैं। कक्षा 5A ग्रुप के शिक्षक क्या सवाल देते हैं? पेड़ों के 5 लाभ बताइए, पेड़ों से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है। कक्षा 5B ग्रुप के शिक्षक सवाल देते हैं क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ न होगा। ये सवालों की प्रकृति कैसी है? पहला है बंद अंत वाला अभिसारी है और बी मुक्त अंत वाला अपसारी है। दूसरा ए मुक्त अंत वाला अभिसारी है, बी बंद अंत वाला अपसारी है। देखिए सीधी सी बात मैं आपको एक चीज नोट कर देता हूं, बता देता हूं। ये जान लीजिए कि पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, ये जो हो जाता है हमारा मुक्त अंत वाला प्रश्न हो जाता है, अभिसारी हो जाता है। और क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ न होगा? तो बंद अंत वाला अपसारी हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। तो मुक्त अंत वाला अभिसारी हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा? बंद अंत वाला अपसारी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 लाभ यहाँ पे निश्चित दिए गए हैं। अभिसारी होगा, निश्चित है, तो मुक्त अंत वाला हो गया। और यहाँ पे अनिश्चित है कि क्या होगा अगर धरती पर कोई न पेड़ हो, तो बंद अंत वाला यहाँ पे अपसारी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला कक्षा में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? जी हाँ साथियों, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षार्थियों में आकलन के बारे में जो कथन हमारा सत्य दिया गया है वह कथन हमारा कौन सा होगा? नीचे कूट दिया गया है ए बी सी, केवल डी, ए बी या सी डी, सभी बताइए। तो दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में जो कथन सत्य है कि मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो, इसलिए मौखिक परीक्षाएं होना। तो हमें कहीं ना कहीं दिख रहा है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन जो बी ऑप्शन दिया गया कि ड्राइंग, क्योंकि बच्चे को इन्हें आनंद आता है, ये भी बात सही है। बच्चों में ड्राइंग बना के देना, ये इसमें बच्चे का आनंद भी आता है, ये भी हमारा सही हो जाता है। शिक्षकों को अवलोकन और रिकॉर्डिंग, ये भी सही हो जाता है। किसी को न रोके नीति को ध्यान रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं, तो ये निगेटिव हमारा, यानी कि ए बी सी ये तीनों कथन पर्यावरण अध्ययन के शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में दिए गए हैं। तो तीनों कथन किस ऑप्शन में दिए गए हैं? देखेंगे पहला ऑप्शन ए बी सी तीनों दिया गया है, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे कूट वाला सही हो जाएगा। इसके साथ ही हम बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। कक्षा की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फाइल लेती हैं और पानी में डाल देती हैं, दिखाती कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मोड़कर जोर से निचोड़ती हैं, जोर से, जिसे हम कपड़े को धोने के बाद निचोड़ते हैं, जिसका पानी नीचे पूरी तरह से अलग हो जाए, और फिर से पानी में से डाल देती है।
तथा शिक्षार्थियों को दिखाती हैं कि वह डूबता है। बाद में शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती हैं कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार के सीटेट ईवीएस में प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, परिकल्पना, वर्गीकरण, अवलोकन और मापन। तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन होगा कि एल्युमिनियम की फाइल को डालना पानी में, फिर उसको ऊपर निकालना, ऊपर क्या तैरता है, फिर फाइल को मरोड़ कर जोर से निचोड़ती हैं, फिर पानी में डालती हैं, शिक्षार्थियों को दिखाती कि वह डूबता है। तो ये जो सारी चीज़ें करना, यह प्रक्रमण जिस कौशल का प्रयोग हो जाएगा वह हो जाएगा परिकल्पना का। किसका हो जाएगा? परिकल्पना का हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय किसके निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। देखिए दोस्तों, अवलोकनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने में ये आपका वांछनीय अभ्यास है। बच्चे की अस्मिता अर्थात व्यक्तित्व का पोषण करने में ये भी आपका वांछनीय अभ्यास है। और आपका जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया कि पाठ्य पुस्तकों और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देना, ये भी आपका वांछनीय अभ्यास है। लेकिन जो आपका तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने में, इसके सिवाय आपके ये तीनों वांछनीय अभ्यास हो जाते हैं। तो किसके सिवाय? ऑप्शन नंबर सी के सिवाय। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं और वृक्ष संरक्षण अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि जो है इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? सभी कमेंट करके बताइए। महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं, ये वृक्ष संरक्षण अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? वह गतिविधि आपकी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, एक पौधे के अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक अभिप्रेरित करना, पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करना, या हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर 4 की समूह चर्चा के लिए समूह बनाना। तो महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं और ये वृक्ष संरक्षण अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। तो इनमें से जो एक गतिविधि उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है कि एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक अभिप्रेरित करना। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आपका प्रत्येक डाउट, प्रत्येक फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान्य है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे चित्रकला और शिल्पकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि ये सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं, ये सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देते हैं। जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं, उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। यह कक्षा में अनुशासन बढ़ाता है। सही विकल्प आपके नीचे दिया गया कौन सा सही हो जाएगा? देखिए, पर्यावरण अध्ययन में बच्चे जो चित्रकला शिल्पकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्योंकि ये सहपाठी अधिगम को बढ़ावा भी देता है, ये सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देता है। और जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं, क्योंकि उसके प्रति वे प्रेरित होते हैं। और यह कक्षा के अनुशासन को बढ़ाता है, तो अनुशासन को बढ़ाना ये निगेटिव आपका हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन में चित्रकला शिल्पकला के समूह को देखते हुए हमारा ABC तीनों कथन हो जाएगा। ABC देखिए किस में दिया गया है, देखेंगे आपके थर्ड वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो थर्ड वाला हमारा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? जी हाँ, इनमें से एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त जो तरीका हो जाता है वह हस्तपरक गतिविधि होती है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत क्या हो सकते हैं? परिवार और समुदाय, पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, शिक्षक या कहानी एवं कविताओं की बात करेंगे। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए। देखिए, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास, बालक बालिकाओं के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, सजीव निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के जो स्रोत हो सकते हैं वे परिवार एवं समुदाय। पहला ही ऑप्शन हमारा सही दिख रहा है, तो देखेंगे पहला केवल ए वाला हमारा ऑप्शन सही के साथ साथ इसके बाद हम बात करते हैं
पाठ्य पुस्तक एवं अन्य पुस्तकों की भी बात की जाती है, शिक्षक की भी बात की जाती है, कहानी, कविताएं। तो ये ABCD चारों स्रोत जो है हमारे प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के अनेक प्रकरणों में वैकल्पिक धारणाएं शामिल हैं। तो चारों ऑप्शंस किस ऑप्शन में दिए गए हैं? देखिए कि सेकंड में ABCD वाला हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि चारों अवधारणाएं वैकल्पिक अवधारणाएं हैं जो आपके प्राथमिक कक्षाओं में बालक बालिकाओं के पास अनेक प्रकरणों के वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं। तो ये स्रोत की बात कर रहे हैं कि वैकल्पिक अवधारणाओं के क्या स्रोत हो सकते हैं। तो परिवार समुदाय भी हो सकता है, पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें भी हो सकती हैं, शिक्षक भी हो सकता है, कहानी और कविताएं भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन वाला हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उस जार को जो नमी है वो पूर्णतः हट जाए, नमी जो है दूर हो जाए। तो नमी को पूर्णतः हटाने के लिए उस जार को अच्छी तरह धूप में सुखाया जाता है। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि नमी से जो है अचार जो है खराब हो सकता है। अगला, रेणु की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती हैं कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का इसके कारण क्या हो सकते हैं? सभी बताइए। पेड़ हो, कुएं तथा उसके आसपास की स्थानीय मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता है। अब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो यहाँ पे 15-20 साल पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब पूर्णतः सूख गया है। पानी सूखने का इसका कारण क्या हो सकता है कि पेड़ है तथा कुएं, उनके आसपास की स्थानीय मिट्टी है, अब उनको सीमेंट से ढक दिया गया है, फर्श कर दिया गया है, और आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। तो ये अभी देखते हैं, दोनों कथन जो है हमारे इसके कारण दिए गए हैं। तो ए और बी देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, पहला ही ऑप्शन दिया गया है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं, सभी यहाँ पे नोट करते जाइएगा, फीडबैक करते जाइएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि, बगुला क्यों भैंस पर बैठता है? क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं होता? तो हम सभी लोग जानते हैं जड़ का कार्य होता है ह्यूमस उपलब्ध कराना, पौधे को सहारा देना, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। लेकिन भोजन का भंडारण या संचित करना यह आपके पौधे के जड़ का कार्य नहीं होता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नो डाउट, आई होप आप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न दिया गया कि कर्णम मलेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक वेट लिफ्टर है। वह कर्नाटक की है। उसने अपने नाम बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। वह 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकती है। जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ पे जो देखा जाए हमारा कथन सही है कि वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भार प्राप्त भारोत्तोलक वेट लिफ्टर है। उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड किए हैं। 130 किलोग्राम तक भार का उसने वजन उठाया है। जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी। तो यहाँ पे देखा जाए तो ACD ये हमारे कर्णम मलेश्वरी के कथन पे विचार दिए गए हैं। तो ACD हमारा कथन सही दिया गया है। यहाँ पे जो हमारे देखेंगे सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। बाकी बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। लगभग 15 प्रश्न कर चुके हैं और 15 प्रश्न आपके और बचे हुए हैं। सीढ़ीदार कुएं अथवा बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित में से कथन दिए गए हैं। वे जल भंडारण तथा संरक्षण की प्रारंभिक अवस्था है। सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है। उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। उनमें केवल संदूषित जल होता है। नीचे आपके कोटने का आपका दिया गया कौन कौन सा सही होगा। देखिए दोस्तों, सीढ़ीदार कुएं अथवा बावड़ी से जो संबंधित कथन हमारा सही होगा कि वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है और उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। यहाँ पे देखेंगे A, B जो C हमारे तीनों कथन दिए गए हैं, ये सीढ़ीदार कुएं और बावड़ी से हमारे संबंधित हो जाते हैं। इसलिए देखेंगे जो सेकंड ऑप्शन में दिया गया है कि A, B और C हमारे कथन सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा B वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आपके बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला कि वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य पर है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान या बिहार पर? राज्यों से एक प्रश्न जरूर आएगा। एक पारंपरिक स्थान या कोई भी चीज पूछी जा सकती है। तो वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक जो स्थान राज्य में पाया जाता है वह महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की।
अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर ऑलरेडी आपके आ चुका है और प्रश्न आपका 18 नंबर प्रश्न है। क्या पूछा जा रहा है ये देख लेते हैं और आपका फीडबैक जान लेते हैं कि तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य कौन कौन से। तो आप सभी लोग जानते हैं तमिलनाडु के निकटवर्ती समीप में केरल आता है, कर्नाटक आता है और आंध्र प्रदेश आता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किसके सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु की से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। वह सभी लोग जानते हैं बाघ। जी हाँ, बाघ की सुनने की इतनी तीक्ष्ण शक्ति होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर जा सकता है। तो बाघ की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें किस पर्वते पर हैं? विंध्याचल, अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। तो कोई व्यक्ति जब अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है उनमें जो सुरंगें पड़ती हैं वह हमारी पश्चिमी घाट के पर्वतों की सुरंगें हैं। तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, केवल सापेक्ष होता है। तो हम भारत के लोग खालिस्तान किसके लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं? तो हम भारत के लोग जो है आपके अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहर पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिसमें मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है या मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं या मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। अब नीचे कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए दोस्तों, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे हुए पानी पर तेल डालने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि तेल जो होता है ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कीट जो है मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी या बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? तो आप सभी लोग जानते हैं बर्रैया, चींटी, दीमक, ये तीनों देखेंगे एक साथ रहते हैं, कॉलोनी में अक्सर रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। लेकिन मकड़ी एक अकेला रहती है, अकेली अपनी जाल का निर्माण करती है। तो कौन ग्रुप में एक साथ नहीं रहता? मकड़ी जो है एक साथ नहीं रहती, अकेली रहती है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सारे प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम के लिए संभावित प्रश्न है। अगला है ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहां की जलवायु, मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी के ही बने होते हैं और मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं। और मकान की छत कैसे होती है? ढालू होती है। तो इस गांव पर भारी वर्षा भी होती है। तो गांव किस राज्य का हो सकता है? तो यह गांव सभी लोग जानते हैं असम राज्य का हो सकता है क्योंकि 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। असम राज्य पर छतें ढालू होती हैं और वर्षा भी दी गई है तो असम राज्य पर भारी वर्षा होती है। और उनके जो मकान होते हैं मजबूत खंभों पर बने होते हैं, लकड़ी के ही बने होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम असम राज्य से संबंधित हो जाता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या झारखंड की बात करेंगे। तो कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा हो जाती है? आपके ये झारखंड के लोगों की भाषा हो जाती है। फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का ऑलरेडी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा वर्ष 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु या थीम है? भोजन, सौरमंडल, मौसम या ऊर्जा की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा वर्ष 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से जो एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है वह क्या है आपकी? सभी लोग बताइए। वो आप सभी लोग जानते हैं विषय वस्तु को जो महत्वपूर्ण थीम है वह है भोजन। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? यह पाठ योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। यह कह सकते हैं कि यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के बृहद विस्तार में सम्मिलित करने में मदद कर सकता है। यह कह सकते हैं यह विषय सीमाओं को नरम या सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। तो पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में
जो हमारा तर्क सबसे अधिक सशक्त है वह यह है कि यह पाठ्य योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने सिखाने में कहानी एक महत्वपूर्ण पहलू होती है। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण होगा। देखिए, सबसे अधिक जो उपयुक्त कारण होता है वह होता है कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। कहानी अनेक विषयों क्षेत्रों को छूती है और कहानियां पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती है। लेकिन कहानी जो है कक्षा प्रबंधन में सहायता करती, कहीं ना कहीं सबसे कम उपयुक्त हमारा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सारे प्रश्न आपके तभी हल हो सकते हैं जो आने वाले प्रैक्टिस सेट आप अटेंड करेंगे। आपके पास प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करने का अनुभव होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सी टेट में इसी टाइप सेम टू सेम आपके प्रश्न पूछे जाने हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन पाठ पुस्तक की विषय वस्तु में क्या होता है? परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका चाहिए, या बच्चे से केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। नीचे कमेंट बॉक्स में आप आंसर कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन में पाठ पुस्तक की विषय वस्तु में क्या हो सकता है? परिभाषाओं और व्याख्याओं को दूर रखा जाना चाहिए, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। तो रटकर कहीं ना कहीं सभी लोग जानते हैं निगेटिव माना जाता है, लेकिन बच्चे को प्रश्न करने और खोज का मौका देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बच्चे को मौका देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बच्चे से केवल लिखित जानकारी दी जाती है, कहीं ना केवल शब्द जो है कहीं ना कहीं है। हमें ऑप्शन नंबर सी बेस्ट लग रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ पुस्तक विषय में बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका होना चाहिए। तो केवल जो सी ऑप्शन दिया गया है हमारे अकॉर्डिंग सही होगा। आपके अकॉर्डिंग क्या है आप लोग भी कमेंट बॉक्स में फीडबैक में बता सकते हैं। और इस प्रैक्टिस पेपर का 30वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि राष्ट्रीय परिचर्या की रूपरेखा वर्ष 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु की थीम है? भोजन, सौर मंडल, मौसम, ऊर्जा। ये प्रश्न रिपीट हुआ है, ये प्रश्न हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आपको कमेंट करके बताना है इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। अगर आपने उस प्रश्न को अच्छे तरीके से अटेंड किया है तो आप लोग अवश्य। दोस्तों, इस मॉडल पेपर में हम आपके संस्कृत जो सेकंड लैंग्वेज अगर आपने द्वितीय भाषा संस्कृत सेलेक्ट किया है, ये 30 प्रश्न रहेंगे गद्यांश पद्यांश प्लस पेडागोजी के 30 प्रश्न करेंगे बाई जायसवाल सर। ये आपका यहाँ पे पद्यांश दिया गया है। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनम महत्, पिता सिकिम तपस्ते पे युक्तिकश कृतज्ञता आचार्य प्रथमो धर्मई इत्तेद विदुषाम वचई। ये आपका है पद दिया गया है और इस पद से हम क्वेश्चन करेंगे। अगर यह पद आ जाएगा एग्जाम में तो आपको 5 मिनट में पूरा पद बन जाएगा, कह सकते इससे कम में भी बन जाएगा। तो पहला जो प्रश्न दिया गया है हमारे इस पद का प्रश्न दिया गया है कि प्राणेभ्यो अपि विशेषतः किम रक्षेत। जब इस पद्यांश में हम देखेंगे तो यहाँ पे जो दिया गया है आप लोग देखेंगे, इस लाइन पे हम देखेंगे, इस लाइन पे देखिए दिया गया है तस्मात् रक्षेत सदाचारम प्राणेभ्यो अपि विशेषतः। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? सदाचारम। ठीक है, अब देखिए किस ऑप्शन में सदाचारम दिया गया है, तो फोर्थ ऑप्शन सदाचारम दिया गया है वह सही हो जाएगा। इसके बाद है पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति। पिता पुत्र बाल्ये किम यच्छति मतलब पिता पुत्र के लिए विद्याधन की इच्छा करता है। कब इच्छा करता है? देखिए, पिता के लिए पुत्र विद्याधन की तभी इच्छा कर सकता है, विद्याधन की इच्छा करता है। हमने तो उत्तर ही आपको बता दिया, यानी पिता जो है पुत्र के बाल्यावस्था में क्या इच्छा करता है? तो विद्याधन की इच्छा कर सकता है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं इस गद्यांश में कहाँ से प्रश्न पूछा गया है, ताकि आप लोग भी दिक्कत ना समझें। पहले ही लाइन में देखिएगा पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनम महत्। विद्याधनम दिया गया है ना, तो चलिए सही हो जाएगा। बाकी सभी इसी तरह से पूछे जाते हैं। इसी प्रकार आप लोग भी
एग्जाम में कर लीजिएगा, अभ्यास जरूर कीजिएगा। जंतवई इति पदम कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तम, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें जो प्रयुक्त किया गया है वह हमारा जीवा है। जंतवई इति पदम जीवाय अर्थे प्रयुक्तम। पशुवय मतलब क्या होता है? पशु होता है। मृगा मतलब मृग हिरण होता है। मनवाय मतलब मनुष्य होता है। तो यहाँ पे जंतवई इति पदम कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तम जीवाय हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रतिक्रिया है अदावेव कासाम चिंतनीया है। तो प्रतिक्रिया अदावे चिंतनीया है क्या हो जाएगा? यहाँ पे विपदाम हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही कर लेना है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, दिनस पूर्वार्धच्या कथम भवति, मतलब दिन के पूर्वार्ध की छाया जो है किस समय होती है या किस समय धीरे धीरे बढ़ने लगती है? राइट ऑप्शन क्या होगा? आरंभ गुरवी, मतलब दिन के पूर्वार्ध की छाया सुबह के समय के धीरे धीरे बढ़ने लगती है और इसके समान खल या दुष्ट जन की मित्रता भी आरंभ में बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आरंभ गुरवी की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, साक्षात पशु कह भवति। तो इस पद्यांश में देखेंगे तो साक्षात का जो पशु होता है वह साहित्य संगीत कला विनीय है। क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर पद्यांश में देखेंगे तो साहित्य कला, इस लाइन को देखिएगा, साहित्य संगीत कला विनीह साक्षात पशु पुच्छ विषाण ही नहीं है। ठीक है, तो साहित्य संगीत कला विहीन दिया गया है ना, तो A to Z इसी प्रकार से पूछा जाएगा। थोड़ी प्रॉब्लम ग्रामर में आती है अगर आप ग्रामर पोर्शन, व्याकरण पोर्शन अच्छे तरीके से तैयारी नहीं करते हैं तो। अब देखिए गद्यांश की बात करते हैं, एक और करेंगे और इससे संबंधित प्रश्न करेंगे। चलिए डायरेक्टली क्वेश्चंस की बात करते हैं। प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर कि रक्षा योगे इत्यर्थे कह पद है अनुच्छेदे प्रयुक्तई है तच्चित्वा लिखत। दोस्तों प्रश्न पूछा गया है, रक्षणीय पद का अनुच्छेद में प्रयोग किया गया है, तो इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा? रक्षणीय, सभी लोग बताइए। रक्षा के योग रक्षणीय होता है। रक्षा योगे तृतीय पद क्या हो जाएगा? रक्षणीय हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया शोचनीय, तो सींचने के योग सेचनीय हो जाएगा। पठनीय है, पढ़ने के योग पठनीय हो जाएगा। दर्शनीय है, दर्शन के योग दर्शनीय हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से रक्षा है योग ही इत्यर्थे का कह पद अनुच्छेदे प्रयुक्तम रक्षणीय हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। परिवार इति शब्द से समानार्थक ये शब्द अनुच्छेदे प्रयुक्तम तचित्वा लिखति। तो परिवार शब्द का समानार्थ शब्द इनमें से अनुच्छेद का प्रयुक्त किया गया है। तो परिवार शब्द का समानार्थक शब्द क्या होता है? वह होता है कुटुंब। ठीक है, पहला ऑप्शन सही कर लीजिएगा। अगला, भो अहम तुष्टो अस्मि इति कह उदत। भो अहम तुष्टो अस्मि इति कह उदत, किसने कहा है कि अरे मैं संतुष्ट हूँ, ऐसा किसने बोला था? अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे, मैं संतुष्ट हूँ ऐसा किसने बोला था? जो संतुष्ट शब्द हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, किसने बोला था कि मैं तो संतुष्ट हूँ? अब यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा इसको। ठीक है, देखिए कहीं भी आपको दिख रहा है, सभी लोग देखते भी जाइएगा। अब देखिए यहीं पे लिखा हुआ है आय भो अहम तुष्टो अस्मि, किसने बोला था? यहाँ पे देखिएगा यच्छ दिया गया है। ठीक है, तो यच्छ के द्वारा बोला गया था। तो यहाँ पे देख लेते हैं, भो अहम तुष्टो अति की इति कह उदत, किसने बोला? यच्छ ने बोला था। अगला दिया गया है कि तंतु वायस्य नाम की मासित। तंतु वायस्य नाम किसका हो जाएगा? सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। तो तंतु वायस्य जो नाम होता है वह आपके मंथरक है। जी हाँ दोस्तों,
तंतु वाय का नाम मंथरक था। तंतु वाय का नाम क्या था? मंथरक। अगला दिया गया, कुठार मदाय सह वनम किमर्थम गतः। मतलब कुठार अर्थात काटने के उपकरण होता है, उसको लेकर किमर्थम गतः, वनम किमर्थम गतः, किसके लिए गया था? तो वन में लकड़ी के लिए जाया जाता है, और लकड़ी को संस्कृत में क्या बोला जाता है? काष्ठार्थम। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कुछ चीजें आप बिना गद्यांश पद्यांश को देखकर भी अर्थ लगा सकते हैं। अति चिंत्यति इति पदस्य समानार्थकैः अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्तैः तचित्वा लिखत। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है, इंटरेस्टेड है, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें जो है अचिंत्यत दिया गया है, इस पद का समानार्थक यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए अचिंतन पद लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है, और लंग लकार भूतकाल के अर्थ में प्रयुक्त होता है, और कतवतु प्रत्यय का प्रयोग करके उसी अर्थ में चिंतवान पद का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा वो हो जाएगा चिंतवान। ठीक है। अगला हो जाएगा तरु इति पदस्य पर्याय भवति। तरु शब्द का पर्याय क्या होता है? सभी जानते हैं, वृक्ष होता है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। अल्पानि इति पदस्य विलोम शब्दैः अनुच्छेदे प्रयुक्तैः तचित्वा लिखति। दोस्तों यहाँ पे अल्पानि पद का विलोम शब्द क्या होता है? प्रभुतानि होता है। अल्पानि का विलोम प्रभुतानि, विलोम शब्द पूछा जा रहा है। ठीक है, तो प्रभुतानि हो जाएगा। देखिए वही ग्रामर व्याकरण पूछा जाता है, लेकिन उस गद्यांश पद्यांश से शब्द को लेकर पूछा जाता है। ठीक है। अपश्यत धातु रूपम अस्ति। अपश्यत का धातु रूप पूछा गया है, धातु रूप से एक अवश्य प्रश्न आता है। तो अपश्यत का लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन क्या हो जाएगा? लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा अपश्यत। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब आपके पेडागोजी के प्रश्न करेंगे। ठीक है, चलिए सभी लोग तैयार हो जाइए। ये गद्यांश पद्यांश का हमने प्रश्न किया। ठीक है, अब बात आती है आपके पेडागोजी के 15 प्रश्नों की बात आती है। तो आइए पेडागोजी के प्रश्न करते हैं। निम्नलिखितेषु अष्टमी कक्षा पर्यंतम शिक्षण माध्यमिक विषये शिक्षाधिकार अधिनियम 2009 इत्यस्मिन् का सदस्य विद्यते। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया है कि 8वीं कक्षा के बाद शिक्षण का माध्यम जो है विषय है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में 8वीं कक्षा के इत्यस्मिन् का संतुष्ट विद्यते। तो यहाँ पे हो जाएगा 8वीं कक्षा पर्यंत यथा संभव मातृभाषा शिक्षण माध्यम भवितव्य। मतलब संभव यहाँ में मातृभाषा में शिक्षण का माध्यम होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में मातृभाषा स्वयं साधकी भूमिका निभाती है, और अन्य विषयों के शिक्षण के लिए साधन अर्थात माध्यम के रूप में सिखाई जाती है। यहाँ पे मातृभाषा की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने हिंदी भाषाएं किम स्थानम बद्धति। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के स्थान क्या है? तो भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के स्थान एक राजभाषा के रूप में है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी लोग जानते हैं। शिक्षणे भाषायाः केंद्रीयतायाः अभिप्रायो अस्ति। शिक्षण भाषा में केंद्रीय से अभिप्राय क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो केंद्रीय भाषा शिक्षण में अन्य भाषा विषय शिक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो अन्येषु विषयाणां शिक्षणे भाषा महत्वपूर्ण योगदानम ददाति। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, कवितां पाठ्यम अध्यापकैः निम्नलिखिते ध्यानं पृच्छते। अर्थात कविता पाठ में अध्यापक को कविता के रसास्वादन का मूल्यांकन और ध्यान देना चाहिए। तो कवितायाः रसास्वादने मूल्यांकने च, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, परिच्छेद लेखने निबंध लेखने व छात्रैः विभिन्नासु अवस्थानुगच्छन्ति यासु ते विचारान् संकलयन्ति रूपरेखां निर्मन्ति प्रथमं प्रारूपं लिखन्ति एतद् विवर्धन्ते अंतिम प्रारूपं लिखितें च संशोधनं कुर्वन्ति।
बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों प्रश्न पूछा जा रहा है कि परिच्छेद लेखनम एवं निबंध लेखन अथवा छात्रों के विभिन्न अवस्थाओं के विचारों में संकलित रूपरेखा निर्मित प्रथम रूपरेखा में लिखित होती है। तो यहाँ पे जो है लेखनस्य क्रियान्वय प्रक्रिया की बात करते हैं। परिच्छेद लेखन एवं निबंध लेखन अथवा छात्रों के विभिन्न अवस्थाओं के विचारों में संकलित जो रूपरेखा है निर्मित जो प्रथम प्रारूप में जो लिखित होता है वह लेखनस्य क्रियान्वय प्रक्रिया होती है। सेकंड ऑप्शन सही कर लेना है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न दिया गया है किश्चनचित् भाषा शास्त्रिणाम मतानुसारम कथमम कथनम सत्यमस्ति। बहुत अच्छा प्रश्न है। दोस्तों लेखन की अगर बात करें, भाषा अधिग्रहण वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा मनुष्य भाषा को समझने और समझाने की क्षमता प्राप्त करता है। तो भाषा अधिग्रहण स्वाभाविक अविचारिता चा प्रक्रिया भवति। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है काचिद अध्यापिका भाषण क्रियार्थम भोजनालस्य व्यंजन सूची पुस्तिकाः प्रयोगम करोति सा चतुर्णाम विद्यार्थिनां समूहान् निर्माय प्रत्येकं समूहं पंचदशत मूल्यांकनीं भोजनं प्रेषितुम् आदेशं ददातु कथयति तस्याः प्रयोजनं छात्रां भाषणं योग्यताः संवादयोग्यताः च शिक्षणमस्ति। अत्र भोजनालस्य व्यंजन सूची पुस्तिका किम कथ्यते। अर्थात दोस्तों यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि भाषा शिक्षण एक प्रक्रिया है या हम कह सकते हैं कि एक माध्यम है। भाषा शिक्षण एक प्रक्रिया है या कह सकते हैं यह एक माध्यम है जिसकी सहायता से इस बात पर बल दिया जाता है कि बालक को किस प्रकार से पढ़ना लिखना सिखाया जाए जिससे बालक भाषा को समझ के साथ प्रयोग करना सीख सके। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, भाषा शिक्षण सामग्री की बात करेंगे। ये सारे क्या बोल सकते हैं, भाषा शिक्षण सामग्री बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है काचिद अध्यापिका मासंत्राले लेखन कार्य छात्रैः कृतैः त्रुटिः अशुद्धिः च एकत्रीकरोति तदा सा छात्राणां नाम गृह्णीं विना त्रुटीनां प्रकाराणां विवरणं करोति अयम प्रयोगैः किम कथ्यते। इस प्रयोग को क्या बोला जा सकता है। अर्थात दोस्तों कोई अध्यापिका महीने के बीच में मासांतराले लेखन कार्य, कोई अध्यापिका जो है महीने के बीच में लेखन कार्य के लिए छात्रों के द्वारा किए गए त्रुटि एवं अशुद्धि को एकत्रित करती है। इसके बाद वह छात्रों का नाम लिए बिना त्रुटि के प्रकारों का विवरण करती है। तो इस प्रयोग को क्या बोला जा सकता है। तो इस प्रयोग को दोस्तों पुनर्निर्वेश प्रदानम अर्थात पुनर्निर्वेश प्रदान कहा जाता है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बड़ा प्रश्न पूछा गया, देख लेते हैं क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न पूछा गया है सप्तमी कक्षायाः भाषा शिक्षिका कीर्ति है स्वच्छात्रान् तेषां पाठ्यपुस्तकस्य कवितानां गीतानां च समानाः कविताः गीतानि च तेषां भाषायां प्राप्तुम् अकथयत् तदा सा कवितानाम् अर्थान् विचारान् च विवेचयितुं तान् अकथयति सामान्यभाषया च तुलनां कर्तुमपि सा कथ्यते तदा छात्रैः ता कविताः लेखनपत्रे स्वस्वभाषासु अलिखनं तदा ते सर्वाः प्रदर्शनम्। देखो अगर समझा जाए कि प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि भारत में सभी लोग जानते हैं कि बहुभाषिकता की स्थिति कोई नई नहीं है और अपने सांस्कृतिक व्यापारिक एवं सामाजिक कारणों के फलस्वरूप यहाँ बहुभाषिकता बहुत पहले से मौजूद है। भारत की संस्कृति इतनी समृद्ध है कि लोग यहाँ कहते हैं कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। तकनीकी प्रभाव के कारण शिक्षा की व्यापकता, महानगरों का उदय एवं संचार माध्यमों का विकास हो रहा है जिस कारण अधिकाधिक व्यक्ति द्विभाषी या बहुभाषी होने की स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं। तो इस ये रीति कौन सी हो जाएगी, हमारी बहुभाषिकता हो जाएगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बहुभाषात्म। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला, प्रयोग भाषा अध्ययनम किम कथ्यते। भाषा प्रयोग के अध्ययन को क्या कह सकते हैं? तो भाषा प्रयोग के अध्ययन को जो है समाज भाषा या समाज भाषा विज्ञान की बात करेंगे। पहले ऑप्शन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण विषय किम सत्यम नस्ति। भाषा शिक्षण के विषय में छात्रों का क्या जो है करना चाहिए, यह कथन सत्य नहीं। कौन सा कथन सत्य नहीं? कि छात्रों में त्रुटि शोधनम तत्काल तर्तय्यो कर्तव्यम। भाषा शिक्षण के विषय में छात्रों का त्रुटि संशोधन तत्काल वहीं पर कक्षा ही करना चाहिए, यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि विद्यार्थियों को अपनी भावनाओं को स्पष्ट, सरल, प्रभावशाली विधि से लिखने में प्रवीणता बनाना है। मात्राएं अनुसार, अनुशासिक, चिन्ह, विराम, अर्धविराम का उचित प्रयोग करना सिखाया जाता है, और यह सभी प्रकार के लिखित कार्य छात्रों में भाव अभिव्यक्ति विकास को उद्देश्य किए जाते हैं। तो हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी अगला प्रश्न है, व्याकरणस्य प्रभावी अध्यापन अधिगम विषये किम कथनम सत्यम। तो प्रथमम छात्राम व्याकरणस्य नियमाय सो उदाहरण वर्तव्यता है। अर्थात दोस्तों, व्याकरण के प्रभावी अध्यापन अधिगम के विषय में छात्रों को पहले उदाहरण सहित व्याकरण का नियम बताना चाहिए, और यह कथन सत्य है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आदर्श भाषा पाठ्यक्रम में निम्नलिखित भवति। तो आदर्श भाषा पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से क्या हो सकती है? तो आदर्श भाषा पाठ्यक्रम उद्देशानि, अंतर्वस्तु, प्रक्रिया, भाषा अध्यापन अधिगम, मूल्यांकनम। भाषा पाठ्यक्रम में उद्देश्य, अंतर्वस्तु, प्रक्रिया, भाषा अध्यापन अधिगम और मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक ऐसा सोपान है जिसमें शिक्षक ये सुनिश्चित करता है कि उसके द्वारा की गई शिक्षण व्यवस्था तथा शिक्षण को आगे बढ़ने की क्रियाएं कितनी सफल रही हैं, और ये सफलता शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रत्युत्तर का कार्य करती है। पहला ऑप्शन सही कर लीजिएगा। अगला, काचित अध्यापिका छात्रान् युग्मेषु परिच्छेदात् वाक्यांतरणी वारक्रमात् पठितुं कथयति। एकैः छात्राः वाक्यानि लिखति तस्य सहभागी च पठति, तदा सा लिखितानि वाक्यानि मुद्रितैः वाक्यैः सह मेलयुतं कथयति। ऐसा क्रिया का कथ्यते। दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में जब एक शिक्षक सभी बालकों को शुद्ध शब्द लेखन सिखाने का प्रयास करता है, तो उसके लिए वह पाठ के किसी अंश या कठिन शब्दों का चुनाव करता है। तो अन्योन्यः श्रुत लेखनम क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो इसके लिए वह पाठ के जो अंश या कठिन शब्दों का चुनाव करता है, स्वयं उन शब्दों को शुद्ध रूप में उच्चारित करता है एवं बालक सुनने के आधार पर शुद्ध रूप से लिखने का प्रयास करता है, और उसके बाद शिक्षक स्वयं प्रत्येक बालक की उत्तर पुस्तिका की जांच करता है। तो यहाँ पे श्रुत लेखन हो जाएगा, क्योंकि देखिए, सुनकर लिखना ही श्रुत लेख है। श्रुत का अर्थ होता है सुना हुआ, और इस विधि में एक व्यक्ति बोलता है, दूसरा सुनकर लिखता है, इसलिए अन्योन्यः श्रुत लेखनम। और 150 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पठनम अस्ति तथा, अर्थात दत्त पाठ का अर्थ ग्रहण करना ही पठन कहलाता है। दत्त पाठस्य अर्थ ग्रहणम पठनम अस्ति। लिखित भाषा को पढ़ने की क्रिया को पठन कौशल कहा जाता है, जैसे पुस्तकों को पढ़ना, समाचार पत्रों को पढ़ना। भाषा के संदर्भ में पढ़ने का अर्थ कुछ भिन्न होता है, और भाव और विचारों को लिखित भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति को पढ़कर समझना पठन कहा जाता है। तो ये रहे संस्कृत के 30 क्वेश्चन। तो समस्त हमने 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। यह मॉडल पेपर था आपका, जो एग्जाम